सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सेकेंड पेपर समावेशी शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श का पूरा कोर्स, पूरा सिलेबस एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। पूरे चैप्टर्स आप सिर्फ और सिर्फ इस एक वीडियो में देख करके अपना तैयार कर लेंगे और आप लोगों को दोस्तों इस वीडियो में सारे के सारे चैप्टर्स में बहुत ही आसानी से समझा दूंगी। सारी चीजें, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और आपको कहीं से भी अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं समावेशी शिक्षा को। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप लोग कहीं एकांत जगह ढूंढ करके अपने घर में अपने कान में ईयरफोन लगा के बैठ जाइए। इस पूरे वीडियो को आपको सुनना है ध्यान से, और केवल अगर आप ध्यान से सुन लोगे तो सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा और ये पूरा पेपर आपका 50 नंबर का आपको बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो अगर आपको अच्छे से अच्छे नंबर लेकर के आने हैं, 50 में 45, 46, 47 नंबर लेकर के आने हैं, 48 नंबर लेकर के आने हैं, और ये नंबर मैं ऐसे नहीं बता रही हूँ, ये सब नंबर आप ही लोग लेकर के आए हो फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर में 50 नंबर वाले पेपर्स में। तो एक बार फिर से हमको मेहनत करनी है और आप सभी लोगों को उम्मीद है कि ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे जो मास्टर क्लास में पढ़ाती हूँ आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर समावेशी शिक्षा आपका सेकेंड पेपर और बहुत ही अच्छे से इसकी हम तैयारी करेंगे। आज की इस वीडियो में इसको पूरा कंप्लीट हम देखेंगे और एक एक पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा बहुत ही आसानी से। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सारे के सारे मास्टर क्लास वाली वीडियोस देखिए और सभी अपने जितने भी कॉलेज के ग्रुप हैं व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करिए। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं समावेशी शिक्षा। सबसे पहले समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है, समावेशी शिक्षा में होता क्या है। तो सबसे पहले आपको अपने माइंड में क्या इमेजिन करना है समावेशी शिक्षा पढ़ते हुए। शिक्षा शब्द जब आ गया तो शिक्षा शब्द अगर आ गया तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए, एक स्कूल आना चाहिए। सबसे पहले इस पेपर का पूरा सारांश मैं बताती हूँ कि इस पेपर में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, फिर सारी चीजें हम अच्छे से एक एक पॉइंट वाइज पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक स्कूल आना चाहिए। अब अगर स्कूल की बिल्डिंग आपके दिमाग में आ गई तो स्कूल की बिल्डिंग में और क्या क्या चीजें होनी चाहिए। स्कूल की बिल्डिंग में आपको पता है कि स्कूल की बिल्डिंग की साफ सफाई होनी चाहिए, स्कूल में टीचर्स होने चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण चीज स्कूल बना किसके लिए है, बच्चों के लिए बना है। तो स्कूल में क्या होना चाहिए, स्टूडेंट होने चाहिए। तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी। अब स्टूडेंट आपके विद्यालय में, अगर प्राइमरी की मैं बात करूं तो बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां पर 200, 300, 400 बच्चे पढ़ते हैं। अब एक क्लास में मान लीजिए मैक्सिमम 30 बच्चों का ही क्लास होता है अगर हम मानक के हिसाब से देखें तो प्राइमरी स्कूल में। तो अगर आपके क्लास में 30 बच्चे आ रहे हैं, अब इन 30 बच्चों में जरूरी नहीं कि सारे के सारे बच्चे क्या हो, सामान्य हो। इसमें ऐसे कुछ बच्चे होंगे जिनको पढ़ने में दिक्कत होती होगी, ऐसे बच्चे होंगे जिनको सुनने में दिक्कत होती होगी, ऐसे बच्चे भी होंगे जो बहुत ही कमजोर होंगे, ऐसे बच्चे भी होंगे जो बहुत तेज होंगे, बहुत प्रतिभाशाली होंगे, ऐसे बच्चे भी होंगे जो किसी प्रकार से दिव्यांग होंगे या किसी अंग में कोई खराबी होगी। तो इस तरीके से जितने भी प्रकार के बच्चे आ रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके माता पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके माता पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जिनके लिए 2 टाइम का भोजन इकट्ठा करना भी, या ये कहें 2 टाइम के भोजन के लिए भी उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इस तरीके से इस प्रकार के बच्चे आते हैं और ऐसे बच्चे भी आते हैं जिन बच्चों का जो बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छा नहीं होता है। तो ऐसे बच्चों को आपको एक ही क्लास में अगर ये बच्चे बैठ रहे हैं तो जरूरी तो नहीं सारे बच्चों का माइंड एक जैसा होगा, सारे बच्चे आपके एक ही बार पढ़ाने पे समझ जाते होंगे। तो स्कूल में किस किस प्रकार के बच्चे आते हैं, कौन कौन सी उनकी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को कैसे आप सुलझाओगे, और अगर ऐसा बच्चा जिसको देखने में समस्या है, ऐसा बच्चा जिसको सुनने में समस्या है, इन बच्चों को आप कैसे पढ़ाओगे। ऐसे बच्चे जो समस्यात्मक बालक है, जो बच्चे चोरी करना सीख गए, हिंसा करना सीख गए, कैसे उन्हें आप सही रास्ते पर लाओगे, उनकी शिक्षा कैसे दोगे उनको, या उनको कैसे आप शिक्षा दोगे। तो ये सारी चीजें हम इस पेपर में पढ़ने वाले हैं और किस प्रकार से बच्चों को भविष्य के लिए हम निर्देशन प्रदान करेंगे, उनको परामर्श देंगे, कौन सी चीज उनके लिए सही है, कौन सी चीज गलत है, कौन सा करियर सही है उनके लिए। तो ये सारी चीजें इस पेपर में हम पढ़ने वाले हैं। और समावेशी शिक्षा में एक ही बात आपको याद रखनी है, किसी भी प्रकार का बच्चा हो, चाहे वह तेज बच्चा हो, चाहे वो कमजोर बच्चा हो, चाहे वह
किसी भी प्रकार से दिव्यांग हो या उसकी वह मानसिक रूप से कमजोर हो, उसको कोई चीज जल्दी समझ में नहीं आती हो, किसी भी प्रकार का बच्चा हो, सभी प्रकार के बच्चे एक ही कक्षा में, एक ही क्लास में बैठ करके पढ़ेंगे। यही होती है समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा एक शिक्षा प्रणाली है। इसके अनुसार प्रत्येक बालक को, चाहे वह सामान्य हो या विशिष्ट या विकलांग, सभी को समान रूप से शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए, बिना किसी भेदभाव के। एक साथ एक ही विद्यालय में सभी आवश्यक तकनीकों व सामग्रियों के साथ उनकी सीखने और सिखाने की आवश्यकता को पूरा किया जाए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि समावेशी शिक्षा होती क्या है। समावेशी शिक्षा में चाहे कोई बच्चा सामान्य बालक हो, चाहे कोई विशिष्ट बालक हो। विशिष्ट बालकों में कौन कौन आता है? विशिष्ट बालकों में केवल सामान्य बच्चों को छोड़ करके सारे बच्चे आते हैं। विशिष्ट बालकों में ऐसे बच्चे जो बहुत तेज हैं, बहुत प्रतिभाशाली हैं, वो भी आते हैं। ऐसे बच्चे जो समस्यात्मक बालक हैं, जो हिंसा करते हैं, चोरी करते हैं, ऐसे बच्चे भी आते हैं। ऐसे बच्चे जो विकलांग हैं, वो भी आते हैं। तो ऐसे बच्चों को हम विशिष्ट बालक कहते हैं। तो इस तरीके से चाहे विशिष्ट बालक हो, चाहे सामान्य बालक हो, सभी बच्चों को एक ही क्लास में बैठा करके हमको शिक्षा देनी है, और यही शिक्षा होती है समावेशी शिक्षा। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद, समावेशी शिक्षा विशेष विद्यालय या कक्षा को स्वीकार नहीं करती है। यह बात आप याद रखिएगा। जो समावेशी शिक्षा होती है वो विशेष विद्यालय या कक्षा को स्वीकार नहीं करती है। यानी कि जो समावेशी शिक्षा है वो हमेशा ये कहती है कि कोई भी बालक है, अपने आप में वह सर्वश्रेष्ठ है, अपने आप में वह, उसके अंदर कोई ना कोई अनोखी प्रतिभा जरूर होगी। हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई टैलेंट है। तो इसीलिए जो समावेशी शिक्षा है वो विशेष विद्यालय या ऐसे विद्यालयों को स्वीकार नहीं करती जहां पर ये लिखा है कि यहाँ पर स्पेशली सिर्फ ऐसे बच्चे पढ़ेंगे जिनको सुनाई नहीं देता है, या ऐसे बच्चे पढ़ेंगे जिनको दिखाई नहीं देता। तो ऐसी कक्षा को समावेशी शिक्षा स्वीकार नहीं करती है। वो हमेशा कहती है कि जो शिक्षा है वो सभी के लिए समान है और सारे बच्चे एक ही कक्षा में बैठ करके पढ़ाई करें। अब समावेशी शिक्षा को मुख्यतः 3 भागों में रखा गया है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर फिजिकल डिसेबिलिटी, शारीरिक या मानसिक विकलांग बालकों के लिए। फिर है लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि अधिगम अशक्तता, यानी कि ऐसे बच्चे जिनको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम होती है, अलग अलग विषयों को पढ़ने में। इसके बाद देखिए चिल्ड्रन फ्रॉम, तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के बच्चे। तो इस प्रकार से समावेशी शिक्षा को 3 भागों में रखा गया है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे बच्चे आते हैं पहले में जो शारीरिक रूप से विकलांग हो, दूसरा ऐसे बच्चे जिनको पढ़ने में प्रॉब्लम हो, जिनको गणित समझने में दिक्कत हो, और तीसरे आते हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों से आते हैं, SC ST कैटेगरी के बच्चे आते हैं, जो बहुत निर्धन होते हैं और बहुत पिछड़े वर्ग के बच्चे होते हैं। तो अब देखिए समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो समावेशी शिक्षा का उद्देश्य किसी भी बालक को, चाहे वह शारीरिक रूप से विकलांग हो या मानसिक रूप से कमजोर हो, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसे विद्यालय में दाखिले से वंचित नहीं रखा जाएगा। यानी कि सभी प्रकार के बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। और आपको पता है हमारे संविधान में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा क्या है? निःशुल्क और अनिवार्य है। और यह हर एक बच्चे का क्या है? अधिकार है, मूल अधिकार है। हर एक बच्चे का मूल अधिकार है। 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मुफ्त है। अब देखिए इसके बाद विशिष्ट बच्चों का पता लगाकर उनकी किसी भी प्रकार की असमर्थता का पता लगाकर उसे दूर करना चाहिए। तो विशिष्ट बच्चों में आपको पता ही है ऐसे बच्चे आते हैं जो बहुत अधिक प्रतिभाशाली होते हैं। इसके अलावा मैक्सिमम बच्चे विशिष्ट बच्चों में हैं जो विकलांग हैं, या ऐसे बच्चे हैं जो जिनको देखने में दिक्कत है, ऐसे बच्चे हैं जिनको सुनने में दिक्कत है, ऐसे बच्चे जो हकलाते हैं या बोल नहीं पाते हैं सही से। तो इन बच्चों का पता लगा करके हमको क्या करना है? उनकी उस असमर्थता को दूर करना है और उनको क्या करना है? आत्मनिर्भर बनाना है और समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। अगर बच्चा पढ़ लिख करके होशियार हो जाएगा तो कहीं ना कहीं समाज के विकास में वह भी अपना योगदान देगा, वो भी कुछ ना कुछ रोजगार करेगा, कुछ ना कुछ काम करेगा। तो यही उद्देश्य है समावेशी शिक्षा का कि हर तबके, हर वर्ग के बच्चे स्कूल में आए, चाहे वह समाज के किसी भी वर्ग से आते हो, और इस प्रकार के बच्चों को ढूंढ करके, पता लगा करके इन बच्चों को शिक्षा देनी है, इनकी असमर्थता को दूर करना है और इन्हें आत्मनिर्भर बनाना है ताकि ये अपने पैरों पर खड़े हो पाएं और समाज के विकास में अपना योगदान दे पाएं। इसके अलावा विभिन्न आवश्यकता वाले बालकों की आवश्यकता के अनुकूल शारीरिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण का निर्माण करना यह शिक्षक का काम है कि बच्चे जब विद्यालय में आएंगे तो उनकी आवश्यकता के अनुकूल ही उनको वह पढ़ाएंगे और उनकी आवश्यकता के अनुकूल ही वातावरण का भी निर्माण करेंगे।
अब देखिए प्रारंभ से ही समर्थी और असमर्थी बालक को समाज में एक साथ मिलजुल कर रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए और मैत्रीपूर्ण भाव से एक दूसरे के कार्यों में सहयोग करना एवं सामाजिक एकता बनाए रखने में योगदान देना। अब आप सोचिए कि यहाँ पर समावेशी शिक्षा में ऐसा क्यों कहा गया है कि सारे बच्चे कक्षा में एक साथ पढ़ें। तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से लिखा है, जब बच्चे छोटे रहेंगे, जब आप बच्चों को जब वह छोटे हैं तभी से आपने उनको ये बात सिखा दी कि सभी बच्चे समान है, किसी के अंदर कोई डिसेबिलिटी है तो उसको डिसेबिलिटी नहीं बल्कि उसको एबिलिटी की तरह देखना है। हर बच्चा टैलेंटेड है, हर बच्चा कुछ ना कुछ कर सकता है। तो जब बच्चों के अंदर शुरू से ये भावना आ जाएगी तो हमेशा वे उन बच्चों को भी लेकर के चलेंगे जिनके अंदर कोई भी कमी की वजह से उनको समाज में हीन भावना का शिकार होना पड़ा। तो अगर बचपन से ही ये गुण बच्चों के अंदर आएगा, जैसे अगर बच्चों को हमने शुरू से बचपन से ही छोटे छोटे घर के कामों को करना सिखाया, घर की साफ सफाई रखना सिखाया, तो बड़े होकर के भी वो बच्चा साफ सफाई रखेगा, अपने आसपास साफ सफाई रखेगा, अपने कामों को खुद कर लेगा। और अगर बच्चों को अगर शुरू से ये चीजें नहीं सिखाई गई तो बच्चों को अगर कहीं आसपास गंदगी भी है तो भी उनको लगेगा कि नहीं, इसको साफ करने की जरूरत है। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रारंभ से ही एक ही कक्षा में सभी प्रकार के बच्चों को पढ़ाने का एक ही उद्देश्य है कि सभी बच्चों के अंदर बराबर की भावना आए, मिलजुल कर रहने की भावना आए, क्योंकि यही बच्चे तो फिर जाकर के समाज में रहेंगे और समाज में अपना नाम करेंगे, तो वहां पर भी मिलजुल कर रहेंगे। तो इस तरीके से यही उद्देश्य है समावेशी शिक्षा का। अब देखिए समावेशी शिक्षा का महत्व क्या है। तो समावेशी शिक्षा प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है, प्रत्येक प्रकार तथा प्रत्येक श्रेणी के बालकों में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करती है। देश की खुशहाली और संगठन के लिए समावेशी शिक्षा बहुत जरूरी है। अब समावेशी शिक्षा में अध्यापक की क्या भूमिका होती है। विद्यालय में ही तो समावेशी शिक्षा दी जाएगी, अब इसमें अध्यापक की क्या भूमिका होती है। तो समावेशी शिक्षा में अध्यापक की भूमिका बहुत बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि दृष्टिबाधित बालकों या ऐसे बालक जिन्हें देखने में कठिनाई होती है, उन्हें बड़े अक्षरों वाली किताबें ये तो शिक्षक ही दे पाएंगे। श्रवण बाधित बच्चों की समस्याओं को समझना और बोलते समय बच्चों की ओर देखना, यह भी जरूरी है। फिर है अधिगम में असमर्थ बालकों को व्यवहारिक रूप से तस्वीरों के माध्यम से पढ़ाना। फिर है समावेशी शिक्षा एक जटिल कार्य है, इसलिए प्रत्येक अध्यापक को अतिरिक्त समय, प्रशिक्षण, संसाधन, समुदाय व अभिभावक का सहयोग मिलना बहुत जरूरी है। समावेशी शिक्षा एक बहुत जटिल काम है, यहाँ पर क्यों लिखा गया है। अब ऐसे बच्चे जिनको जो सही से बोल नहीं पाते, ऐसे बच्चे जो सही से सुन नहीं पाते, तो उसके लिए टीचर को समय भी देना पड़ेगा, टीचर को ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी इन बच्चों को पढ़ाने के लिए, और संसाधन भी जुटाने पड़ेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, बच्चों के पेरेंट्स का भी उन्हें सपोर्ट मिलना चाहिए, तभी वह ऐसे बच्चों को शिक्षित कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पर दो क्वेश्चंस हैं, इनको हम कर लेते हैं। वर्तमान में निःशक्त बालकों की शिक्षा को क्या कहा जाता है। निःशक्त बच्चों की शिक्षा को क्या कहते हैं हम। विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा, समेकित शिक्षा, या में से कोई नहीं, से हम कहते हैं समावेशी शिक्षा। फिर है विशिष्ट वर्ग के बालक नहीं होते हैं, प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, सामान्य बालक या विकलांग बालक। तो विशिष्ट वर्ग के बालक नहीं होते हैं सामान्य बालक, सामान्य बालकों को विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं रखते हैं, बल्कि प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, विकलांग बालक, ये सब क्या होते हैं, विशिष्ट वर्ग के बालक होते हैं। अब विशिष्ट बालकों के विषय में अब यहाँ पर हम पढ़ना शुरू करेंगे। विशिष्ट बालकों के विषय में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि जो बहुत अधिक टैलेंटेड बच्चे होते हैं, जो बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, सृजनशील होते हैं। इसके अलावा ऐसे बच्चे जो पिछड़े होते हैं, समाज के बहुत पिछड़े वर्ग से आते हैं, इन्हें हम अपवंचित वर्ग के बच्चे भी कह सकते हैं। ऐसे बच्चे जो विकलांग होते हैं, उनको भी हम इसी श्रेणी में रखते हैं। तो इस तरीके से विशिष्ट बालकों के विषय में अब यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं, और इसको भी आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। प्रत्येक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए सामान्य बालकों के अलावा कुछ ऐसे बालक भी आते हैं जिनकी अपनी कुछ मानसिक विशेषताएं होती हैं। इनमें कुछ बालक मंद बुद्धि के होते हैं, कुछ पिछड़े होते हैं, कुछ शारीरिक दोषों वाले बालक होते हैं, कुछ प्रतिभाशाली बालक होते हैं। इन्हें हम विशिष्ट बालक या अपवादात्मक बालक भी कहते हैं। टेलफोर्ड व सांवरे ने विशिष्ट का अर्थ दुर्लभ गुणों से लगाया है। अब देखिए यहाँ पर विशिष्ट बालकों की परिभाषा दी गई है। हेवर्ट व फोर्नेस के अनुसार विशिष्ट ऐसा व्यक्ति है जिसकी शारीरिक, मानसिक, बुद्धि या इंद्रियां, मांसपेशियों की क्षमताएं अनोखी होती हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ऐसा व्यक्ति जिसको दिखाई नहीं देता, आप देखोगे वो बहुत अच्छा श्रोता होता है, वो बहुत अच्छा, उसको सुन करके सारी बातें याद हो जाती हैं। तो इस तरीके से अगर कहते हैं कि अगर भगवान एक चीज ले लिए तो आपको 100 गुनी चीजें दी हैं उन्होंने, तो अगर उस व्यक्ति को दिखाई नहीं दे रहा है तो उसको सुनाई बहुत अच्छे से देगा।
तो इस तरीके से हमें ये पता लगाना कि किस व्यक्ति के अंदर कौन सी प्रतिभा छिपी हुई है। अगर एक कमजोरी है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पर यही बात इन्होंने कही है। अब विशिष्ट बालकों की विशेषताएं क्या क्या हैं? तो विशिष्ट बालकों के गुण सामान्य बालकों से अलग होते हैं। विशिष्ट बालक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा भावनात्मक रूप से भी एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न होते हैं। अब विशिष्ट बालकों को समझने की जो शक्ति होती है वो सामान्य बालकों से भिन्न होती है। अब देखिए, इसके अलावा देखिए, एक विशिष्ट बालक की अधिकतम सामर्थ्य के विकास के लिए उसे विद्यालय की कार्यप्रणाली तथा उसके साथ किए जाने वाले व्यवहार में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। ये बहुत जरूरी है कि ऐसे बच्चे जो विशिष्ट बालक हैं, जिनको देखने में समस्या है, सुनने में समस्या है, बोलने में समस्या है या चलने में समस्या है, तो ऐसे बच्चों को कोई हेय दृष्टि से ना देखें। सभी बच्चे उनको भी दोस्त बनाएं, उनके साथ भी रहें, उनके साथ भी बातें करें, उनका भी सहयोग करें। इसके अलावा विद्यालय का जो व्यवहार है, विद्यालय की जो कार्यप्रणाली है, वह भी बच्चों के लिए क्या हो, इन बच्चों के लिए अनुकूल हो। तभी वह बच्चे ग्रो कर पाएंगे, तभी समाज में अपना नाम कर पाएंगे। विशिष्ट बालकों का विकास सामान्य बालकों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी मैंने आपसे कहा कि जो बच्चा देख नहीं पाता वो सुनता बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो ये बच्चे होते हैं ये तीव्र गति से सीखते हैं, बस जरूरी है इनको सिखाने की। अब देखिए, जो विशिष्ट बालक होते हैं इनकी बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं। तो अब विशिष्ट बच्चों की क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, उनकी क्या क्या स्पेशल नीड्स होती हैं, तो चलिए देखते हैं। विशिष्ट बालकों की क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, इनका पता लगाने के लिए हमें इन बालकों का मूल्यांकन करना होता है। अतः विशिष्ट बालकों हेतु विशिष्ट परीक्षा लेने के पश्चात ही हमें उनकी विशिष्टता का ज्ञान हो पाता है। बालकों को वर्गीकृत नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह एक नकारात्मक पद्धति है, क्योंकि इससे बालकों के बारे में, उनकी क्षमताओं के बारे में एक धारणा बन जाती है। तो कभी भी बालकों को आपको वर्गीकृत नहीं करना है कि ये बालक विशेष है, ये बालक अच्छा है, ये नहीं करना आपको क्लास में। इसके बाद देखिए, यदि बालक बाधित होता है तो शिक्षकों और अभिभावकों को उदासीन नहीं होना है, बल्कि उन बालकों को सुधारने हेतु अनेक प्रयास करने चाहिए। इसके बाद देखिए, बालकों में हीनता व निराशा की भावना ना आए, इसके लिए शिक्षकों को प्रयास करना चाहिए। तो इसका ख्याल रखना है। जैसे अगर किसी बच्चे ने चोरी कर ली है, किसी बच्चे ने कोई हिंसा कर दी है, तो सारे बच्चों के सामने टीचर ने उसे डांट दिया, उसके अंदर हीन भावना आ गई, अब वह कोई काम करना ही नहीं चाहता, वह क्लास में होमवर्क पूरा करना नहीं चाहता, यानी क्लास में जो काम दिया गया उसको भी नहीं पूरा करता और होमवर्क को भी नहीं पूरा करता। तो इस तरीके से याद रखना है, कभी भी बच्चों के अंदर हीन भावना ना आए, निराशा ना आए, तो इसके लिए भी शिक्षकों को प्रयास करना है। इस तरीके से विशिष्ट बालकों के लिए खेल की सामग्री, अभ्यास पुस्तिका आदि की आवश्यकता भी होती है, आपको पता ही है, क्योंकि सभी बच्चे खेलना चाहते हैं, सभी बच्चों को खेलना अच्छा लगता है। इसके अलावा विशिष्ट बालकों को प्रेरणा तथा आर्थिक सहायता, वाहन भत्ता तथा अधिगम सामग्री आदि देने हेतु आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है। ऐसे बच्चों को टीचर को मोटिवेट तो करना ही पड़ता है कि टीचर इनको मोटिवेट करें। इसके अलावा आर्थिक सहायता इनको देनी पड़ती है, और अधिगम सामग्री भी बच्चों को, लर्निंग सामग्री भी बच्चों को, जो बच्चे जो पढ़ते हैं वह सामग्री भी देनी होती है। अब इन बालकों की शिक्षा की व्यवस्था हम कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। बालक जिस प्रकार तथा जिस गति से सीखना चाहता है उसे उसी प्रकार का अधिगम प्रदान किया जाए। विशिष्ट बालकों को शिक्षा उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं से मिलती जुलती दे, ताकि बालक रुचि लेकर शिक्षा ग्रहण करे। बच्चे को जिस तरीके से पढ़ना अच्छा लगे, जो सब्जेक्ट अच्छा लगे, आप उसके उसी सब्जेक्ट को अच्छा बनाइए। इसके बाद देखिए, विशिष्ट बालक मानसिक मंदित, श्रवण बाधित तथा शारीरिक व मानसिक पीड़ा से ग्रस्त बालकों की शिक्षा हेतु विभिन्न संस्थाओं की स्थापना की गई है। परंतु समस्या तब आती है जब बालक को दिए गए शिक्षण उपकरणों का प्रयोग उसके माता पिता करने में असमर्थ हो जाते हैं। अतः अभिभावकों को उत्तम प्रयास करना चाहिए। साथ ही शिक्षण संस्थाएं सस्ती व उत्तम शिक्षा प्रदान करें तो बाधित बालक इसका लाभ उठा सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि ऐसे बालकों की शिक्षा जो है वो निःशुल्क हो। निःशुल्क के साथ साथ उन्हें जो उपकरण दिए जाए, उनके माता पिता को भी सिखाया जाए कि इन उपकरणों का कैसे प्रयोग करना है, क्योंकि स्कूल में तो टीचर कर देंगे प्रयोग, लेकिन उसके माता पिता को घर पर भी आना चाहिए करना ना, तभी तो उस बच्चे को वह सिखा पाएंगे। अब देखिए, विशिष्ट बालकों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में क्या कहा गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आपको पता ही है। इस नीति में क्या कहा गया है, जहां तक संभव हो आंशिक रूप से बाधित बालकों व हाथ पैर से कार्य करने में असमर्थ बालकों की शिक्षा सामान्य बालकों के साथ ही होनी चाहिए। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी ये बात कही गई है कि जो विशिष्ट बालक है इनकी शिक्षा सामान्य बालकों के साथ ही होनी चाहिए, और भारत सरकार के द्वारा इन बालकों की शिक्षा मुफ्त रखनी चाहिए। मुफ्त पुस्तकें इनको देनी चाहिए, किताबें,
इनको स्कॉलरशिप देना चाहिए, यानी कि छात्रवृत्ति देना चाहिए। विशिष्ट बालकों को औपचारिक शिक्षा में से पूर्व किसी विशिष्ट शिक्षा केंद्र जैसे कि आंगनबाड़ी आदि में शिक्षा दिलवानी चाहिए। आपको पता ही है कि बच्चा कक्षा 1 में, प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 में एडमिशन होता है बच्चे का, तो कक्षा 1 से पहले वह कहाँ होता है? आंगनबाड़ी में पढ़ता है। तो यहाँ पर भी आंगनबाड़ी में इन बच्चों को पहले भेजना चाहिए, स्कूल आने से पहले इनको आंगनबाड़ी में शिक्षित करना चाहिए। अब इसके बाद देखिए, अब विशिष्ट बालकों के प्रकार, यहाँ पर देखिए 13 प्रकार के बालक यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, ये सब विशिष्ट बालक हैं। तो विशिष्ट बालकों में आप देखिए, प्रतिभाशाली बालक है, मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालक है, शारीरिक विकलांग बालक है, अपवंचित वर्ग के बालक है, समस्यात्मक बालक है, बाल अपराधी बालक है, सृजनात्मक बालक है, खिलाड़ी बालक है, अधिगम योग्य बालक है, कुसमायोजित बालक है, तिरस्कृत बालक है और सुविधा वंचित बालक है। ये सभी आते हैं विशिष्ट बालकों के अंतर्गत। अब हम सबसे पहले यहाँ पर प्रतिभाशाली बालकों के विषय में पढ़ेंगे। प्रतिभाशाली बालक क्या होते हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन क्या होते हैं। तो प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों से सभी बातों में श्रेष्ठ होते हैं। इनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो 120 से अधिक होती है। ये बालक साधारणतः बालकों से बहुत योग्य होते हैं, यानी कि जो साधारण बालक होते हैं उनसे बहुत अधिक योग्य होते हैं। जो भी कार्य इन्हें प्रदान किया जाता है ये तुरंत उसको करके दिखा देते हैं। ये बालक साधारण बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ रहते हैं तथा कक्षा में अरुचि महसूस करते हैं। इनकी प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे कोई बच्चा बहुत तेज है, कक्षा में बहुत तेज है, जैसे टीचर ने कोई काम दिया तुरंत करके वो दिखा देगा। जब तुरंत करके उसने दिखा दिया, लेकिन अभी और सारे बच्चे, कोई सवाल टीचर ने दिया करके उसने दिखा दिया, और सारे बच्चे भी सवाल को समझ रहे हैं, लगा रहे हैं, और वह जब उसने कॉपी चेक करा ली वो खाली हो गया। अब वो उसका काम क्या है, अब वो इधर उधर देखेगा, अब वो सोचेगा फिर हमको कोई काम मिले। लेकिन टीचर को सभी बच्चों को देखना, 30 के 30 बच्चों को क्लास में देखना ना, कौन सा बच्चा सवाल को कर लिया, कौन सा बच्चा करने में असमर्थ है, कौन से बच्चे भी सवाल लगा रहे हैं। तो प्रतिभाशाली बालकों की सबसे बड़ी यही होती है कि उनको सारी चीजें आती हैं, क्योंकि वो बहुत अधिक प्रतिभाशाली होते हैं, उनको कोई भी चीज जल्दी समझ में आ जाती है। और जब जल्दी समझ में आ गई तो तुरंत काम करके दिखा देते हैं। तुरंत काम करके दिखा दिए तो प्रॉब्लम उनके सामने ये आती है कि वो खाली हो गए काम करके दिखाने के बाद, और सारे बच्चे क्लास के भी काम कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनके साथ यही समस्या आती है। वो सोचते हैं कि टीचर हमें ही काम दे, लेकिन आपको पता है कि क्लास में 30 के 30 बच्चे हैं, सभी के ऊपर ध्यान देना ना शिक्षक को। अब स्किनर व हैरीमैन ने क्या कहा है, प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो प्रतिभाशाली बालक बस 1% पाए जाते हैं। अब देखिए इसके बाद कॉलसनिक ने क्या कहा है, वह बालक जो अपने आयु स्तर के बच्चों में किसी योग्यता में अधिक हो और समाज के लिए महत्वपूर्ण नया योगदान कर सके, वही क्या होता है, प्रतिभाशाली बालक होता है। अब प्रतिभाशाली बालकों की पहचान हम कैसे करते हैं, बुद्धि परीक्षण के द्वारा, शाब्दिक तथा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिगत तथा सामूहिक बुद्धि परीक्षण के माध्यम से हम इन बच्चों का पता लगाते हैं। टर्मन ने क्या कहा है, वह बालक जो 140 से अधिक बुद्धि लब्धि का है वह प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में आता है। यह टर्मन ने कहा है। 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बालक को टर्मन ने क्या कहा है, टर्मन ने कहा है यह प्रतिभाशाली बालक है। अब निष्पत्ति परीक्षण देखिए क्या होता है, इन बच्चों का पता लगा रहे हैं ना हम, प्रतिभाशाली कैसे हम जानेंगे कौन सा बच्चा प्रतिभाशाली है, उसी का हम पता लगाने के लिए परीक्षण करेंगे। सबसे पहले हमने बुद्धि परीक्षण कर लिया, उसका इंटेलिजेंस टेस्ट कर लिया, इंटेलिजेंस टेस्ट करने के बाद निष्पत्ति परीक्षण पे आते हैं, उसका अचीवमेंट टेस्ट लेंगे। इस परीक्षण के द्वारा बालक की जो शैक्षिक उपलब्धियां है, बालक की शैक्षिक उपलब्धियों का ज्ञान आसानी से प्राप्त होता है, क्योंकि टीचर टेस्ट लेंगे, उसको सवाल देंगे, उससे पहाड़े पूछेंगे, उससे जो भी चीजें करेंगे वो तुरंत उनको लिख करके दिखा देगा, उनको बता देगा। तो ये उसकी शैक्षिक उपलब्धियां हो गई। उसका अचीवमेंट टेस्ट हो गया, निष्पत्ति परीक्षण। और मैक्सिमम स्कूलों में बच्चों का टेस्ट इसी तरीके से लिया जाता है। जब कोई भी बच्चा स्कूल में एडमिशन लेने आता है तो टीचर अक्सर उससे यही सारी चीजें पूछते हैं, इस तरीके से उसका टेस्ट लेते हैं निष्पत्ति परीक्षण के माध्यम से, कि उसको कितना पहले से कितना ज्ञान है, पहले की चीजें उसको कितनी आती हैं। अब इसके बाद अभिरुचि परीक्षण भी उसका करेंगे हम। यह परीक्षण यह बताता है कि बालक की रुचि किन किन कार्यों में है और वह भविष्य में क्या क्या बनना चाहता है। यह है उसका इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट किस क्षेत्र में है, वो क्या बनना चाहता है, वो वैज्ञानिक बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, क्या बनना चाहता है। फिर है संबंधित बालकों की सूचनाएं। इस प्रकार के परीक्षण में प्रतिभाशाली बालकों का पता लगाने के लिए उनके माता पिता, अध्यापक, आस पड़ोस के लोग व उनके मित्रगण से आवश्यक जानकारी ली जाती है। यानी कि संबंधित बालकों की सूचनाएं, या ये कहें कि संबंधियों से इनकी सूचनाएं ली जाती है, उनके आसपास के, उनके मित्रों से, उनके परिवार से, उनके आस पड़ोस से, उनके अध्यापकों से सूचनाएं ली जाती हैं। अब देखिए इसके बाद अवलोकन विधियों के माध्यम से भी प्रतिभाशाली बच्चों का पता लगा सकते हैं हम।
अब बालकों के गुणों के आधार पर भी हम पहचान सकते हैं कि यह प्रतिभाशाली बालक है या नहीं है। अब प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, तो देखिए इनकी जो इंद्रिय शक्ति होती है वो बहुत तेज होती है। इंद्रिय शक्ति का मतलब कि इनकी सुनने की क्षमता, बोलने की क्षमता, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने की क्षमता बहुत तेज होती है। ये तेज लिखते भी हैं, तेज सुनते भी हैं और तेज समझते भी हैं। तो इंद्रियां इनकी बहुत तीव्र होती हैं। अब इसके बाद दांत, सामान्य बच्चों से 2 माह पहले ही इनके दांत निकल आते हैं जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों के दांत सामान्य बच्चों के दांत से 2 महीना पहले निकल आते हैं। शारीरिक दोष बहुत कम होता है इन बच्चों में, बहुत ही कम होता है। स्वास्थ्य, सामान्य बच्चों की तुलना में ये अधिक स्वस्थ रहते हैं और इसके अलावा शारीरिक रूप ये विकसित होते हैं शारीरिक रूप में, और ये कद में भी बड़े होते हैं। तो इस तरीके से टर्मन और बीटी ने भी कहा है कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं इनका जो स्वास्थ्य होता है वो बहुत अच्छा होता है, ये हमेशा स्वस्थ रहते हैं और यह कद में भी भारी होते हैं। ये टर्मन और बीटी ने भी कहा है। अब देखिए इसके बाद इनकी सामाजिक विशेषताएं क्या क्या होती हैं। ये मिलनसार होते हैं, जिम्मेदार बच्चे होते हैं, कोई भी काम इनको दिया गया है करके दिखाते हैं और सभी से हाय हेलो इस तरीके का मतलब संबंध बना करके रखने वाले बच्चे होते हैं। इसके बाद मित्र, इनके जो मित्र मंडली होती है ये बड़े उम्र के बच्चे होते हैं। चूंकि इनका क्लास में ये सबसे तेज होते हैं तो इनका किसी से उतना संबंध नहीं बन पाता, तो ये अपने बड़े क्लास के बच्चों से ज्यादा संबंध रखते हैं। इसके अलावा खेल अपनी उम्र के बच्चों के साथ ही खेलते हैं, लेकिन बात करना हो या इस तरीके की चीजें तो अपने से बड़े उम्र के बच्चों के साथ करते हैं। फिर इसके अलावा इनके पास नेता का गुण होता है, यानी कि नेतृत्व करने की क्षमता होती है। कोई भी ग्रुप टीचर ने बना दिया तो ग्रुप का कैप्टन ये बन जाते हैं आसानी से। इनकी जो रुचि होती है वो साहित्यिक कार्य में, यानी कि पढ़ने लिखने में इनकी रुचि ज्यादा होती है। और इसके अलावा ये सृजनात्मक गतिविधियों में भी, यानी जैसे कि पेंटिंग हुआ, डांसिंग हुआ, सिंगिंग हुआ, इसमें भी ये पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये इनकी सामाजिक विशेषताएं हो गई। अब देखिए इसके बाद टर्मन ने 500 प्रतिभाशाली बालकों पर टेस्ट किया था, शोध किया था इन्होंने, और सत्य, ईमानदारी, इन सब चीजों को भी शामिल किया था निष्ठा और हर परिस्थितियों में ये कैसे समायोजन कर सकते हैं। सत्यता, ईमानदारी, निष्ठा और हर परिस्थिति में ये कैसे समायोजन कर सकते हैं। इनके पास कोई भी सिचुएशन आए उस सिचुएशन से कैसे ये डील कर पाएंगे, इन्हीं सब पर टर्मन ने शोध किया था टोटल 500 प्रतिभाशाली बच्चों पर। अब इनकी संवेगात्मक विशेषताएं क्या क्या होती हैं प्रतिभाशाली बालकों की, ये भी देख लेते हैं। तो सामाजिक दृष्टि से यह क्या होते हैं, सुदृढ़ होते हैं। इसके अलावा इनकी जो दृष्टि होती तेज होती है, ये हमेशा खुश रहते हैं। इनका चरित्र, इनका कैरेक्टर बहुत अच्छा होता है और किसी भी परिस्थिति में ये बच्चे समायोजन कर लेते हैं। कोई भी स्थिति हो ये उसमें घुल मिल जाते हैं, संवेगात्मक रूप से स्थिर होते हैं। अब इनकी बौद्धिक विशेषताएं क्या होती हैं इनकी, अब ये भी देख लेते हैं। तो ये अस्पष्टवादी होते हैं और श्रेष्ठ तथा फुर्तीले होते हैं, यानी कि कोई भी काम टीचर देंगे उसको तुरंत करके दिखाते हैं। बहुत जल्दी सीखते हैं। तीव्र अधिगम, यानी कि सीखने की जो भावना होती है बहुत तेज होती है। तर्क करने की योग्यता अधिक होती है, यानी कि किसी भी कॉन्सेप्ट को टीचर अगर समझा रहे हैं तो बच्चा तुरंत हाँ नहीं करेगा जब तक उसको समझ में नहीं आएगा। मानसिक गति सामान्य बालकों से अधिक होती है। कार्यों में श्रेष्ठता होती है इनके। अब देखिए स्किनर व हैरीमैन ने इनकी जो बुद्धिलब्धि मानी है वो 130 से 170 के बीच मानी है। अब इन बच्चों की शिक्षा हम इनको शिक्षा कैसे प्रदान करेंगे, तो प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा विशेष एवं समृद्ध पाठ्यक्रम के माध्यम से करेंगे। इनको हम कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम बताएंगे, कुछ एक्स्ट्रा चीजें इनको हम बताएंगे, ऐसी चीजें जो ये आसानी से समझ पाए, आसानी से पढ़ पाए, आसानी से इनको समझ में भी आ जाए और यह दूसरों को भी समझा ले जाए। तो इनकी जो शिक्षा होनी चाहिए वो विशेष और समृद्ध पाठ्यक्रम से होना चाहिए, क्योंकि अपने पाठ्यक्रम की चीजें ये बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं। तो इनको कुछ एक्स्ट्रा किताबें टीचर्स को अवेलेबल कराना चाहिए। टीचर इनको कुछ एक्स्ट्रा किताबें दे, एक्स्ट्रा चीजें इनको दे, जिससे बच्चे और सीखें। श्रेष्ठ एवं विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा इनका शिक्षण हो, या ये कहें कि ऐसे टीचर इनको पढ़ाएं जो वाकई में अच्छे से ट्रेंड होकर के आए हों। विशिष्ट कक्षाओं या विशेष कक्षाओं की विशेषताएं, या ये कहें कि ऐसे बच्चों के लिए हम विशेष कक्षाओं का भी आयोजन कर सकते हैं। अगर स्कूल में एक्स्ट्रा पीरियड देकर के इनको हम पढ़ा सकते हैं अगर समय है, या ये कहें कि विद्यालय की छुट्टी के बाद भी एक्स्ट्रा इनको अगर ये चाहे तो पढ़ सकते हैं, या टीचर अगर चाहे तो इन बच्चों को पढ़ा सकते हैं। फिर इनको हमेशा हमें प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर प्रतिभाशाली बच्चा है तो निश्चित रूप से अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा ही करेगा वह। इसीलिए ऐसे बच्चों को टीचर को हमेशा मोटिवेट करते रहना चाहिए। टीचर हमेशा इन बच्चों को मोटिवेट करते रहेंगे तो ये बच्चे बहुत आगे निकलेंगे। विशेष विद्यालय में शिक्षा की व्यवस्था भी कर सकते हैं हम इनका। इसके अलावा समय समय पर विशेष निर्देशन एवं परामर्श प्रदान करना
इन बच्चों को निर्देशन और परामर्श देना ये बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा नेतृत्व का प्रशिक्षण देना, इन बच्चों के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता आए। ग्रुप का कैप्टन बने हैं तो कैप्टन की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, इस तरीके से इनको ट्रेनिंग देना इसकी भी। और पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना बच्चों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए लगातार सिंगिंग कंपटीशन, डांसिंग कंपटीशन, इसके अलावा खेल प्रतियोगिताएं, इन सभी का आयोजन करना चाहिए। दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर प्रतिभाशाली बालकों के विषय में पढ़ा, अब यहाँ हम लोगों ने पढ़ लिया। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जिनको हम देखेंगे। तो पहला, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। तो प्रतिभाशाली बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो 140 या इससे अधिक होती है। अगर यहाँ पर 120 या इससे ऊपर दिया होता तो ये भी सही होता, लेकिन आपको पता टर्मन के अनुसार 140 या इससे अधिक होती है प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि। लेकिन अगर यहाँ पर 120 या इससे अधिक दिया होता तो यह भी ऑप्शन सही होता, लेकिन यहाँ पर 120 या इससे कम दिया, इस वजह से ये ऑप्शन सही नहीं है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए कौन सी शिक्षण विधि अच्छी है? गतिवर्धन कक्षाएं, संपन्नीकरण या विशेष पाठ्यक्रम, विशिष्ट कक्षाएं या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। तो जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं इन्हें गतिवर्धन कक्षाएं, संपन्नीकरण या विशेष पाठ्यक्रम, विशिष्ट कक्षाएं, इनके माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर 4 सही हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ पर देखिए धीमी गति से सीखने वाले बालकों पर हम आ गए। ये भी एक विशिष्ट प्रकार के बालक होते हैं, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत ही आते हैं ऐसे बच्चे जो धीमी गति से सीखते हैं। देखिए मनोवैज्ञानिक क्रिक ने 1962 में सामान्य एवं प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान उनके द्वारा सीखे गए कार्यों को सीखने की गति के आधार पर की। यानी कि ऐसे बच्चे जो प्रतिभाशाली होते हैं वो कोई भी चीज जल्दी सीख जाते हैं, और जो बच्चे धीमी गति से सीखने वाले होते हैं उन्हें वही चीज सीखने में समय लगता है। यदि किसी सामान्य बच्चे की शैक्षिक उपलब्धि अपने आयु वर्ग से कम है तब उसे भी हम धीमी गति से सीखने वाला बालक भी कहेंगे। तो ऐसे बच्चों का जो विकास होता है वो सामान्य बच्चों से कम होता है। समायोजन करने में भी सामान्य बच्चों से ये पीछे होते हैं। आत्मनिर्भरता में भी ये सामान्य बच्चों से पीछे होते हैं। योग्यता में भी सामान्य बच्चों से पीछे होते हैं। और सीखने की गति भी इनकी क्या होती है, बहुत धीमी होती है। इसीलिए इनको हम धीमी गति से सीखने वाले बालक कहते हैं। अब देखिए ये बालक, इनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। इनका शारीरिक विकास देखिए, धीमी गति से सीखने वाले बालकों का शारीरिक तथा मानसिक विकास बहुत ही धीमी गति से होता है। ये साफ कपड़े नहीं पहनते। इन बच्चों में आत्मविश्वास की बहुत ही कमी होती है। सामाजिक गुणों का लोप होता है। ये प्रायः स्कूल में अनुपस्थित होते हैं। इसके अलावा अवधारणा शक्ति का अभाव या अवधारण शक्ति का अभाव होता है। धीमी गति से सीखने वाले बालकों की स्मरण शक्ति बहुत कम होती है। इनको कोई भी चीज बहुत जल्दी भूल जाती है, और इसी के कारण इनकी जो ध्यान शक्ति है वो भी कम होती है। असुरक्षा की भावना इनके अंदर बहुत होती है। आत्मविश्वास की भावना का इन बालकों में अभाव होता है, इसलिए असुरक्षा की भावना होती है। अब इसके बाद देखिए अभिव्यक्ति या संप्रेषण क्षमता का अभाव। तो धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की पहचान कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पर निरीक्षण विधि है। छात्र के विभिन्न क्रियाकलापों का निरीक्षण करेंगे हम। कोई भी काम वो कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसका हम निरीक्षण करेंगे। एकल अध्यापन विधि से भी हम क्या करेंगे, निरीक्षण करेंगे। इस परीक्षण के द्वारा बच्चे के जन्म से लेकर के वर्तमान तक की विभिन्न सूचनाओं को हम क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं। फिर चिकित्सा परीक्षण, यानी कि इस बच्चे को हम डॉक्टर के पास लेकर के जाते हैं और वहां पर भी डॉक्टर डिक्लेयर करते हैं कि हाँ इस बच्चे को वाकई में यह धीमी गति से सीखने वाला बच्चा है, और यह समय लगातार डॉक्टर भी बताते हैं। मनोवैज्ञानिक के पास भी लेकर के जा सकते हैं बच्चों को। शैक्षिक परीक्षण से भी पता लगा सकते हैं कि ये बच्चे क्या हैं, धीमी गति से सीखने वाले हैं। इसके अलावा व्यक्तित्व परीक्षण। दोस्तों व्यक्तित्व परीक्षण से बच्चे के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा संवेगात्मक गुणों का बोध होता है। यदि बच्चे के व्यवहार और समायोजन क्षमता में कमी पाई जाती है तो बच्चा धीमी गति से सीखने वाला बालक कहलाता है। अब इनका हम बुद्धि परीक्षण भी कर सकते हैं। बुद्धि परीक्षण के माध्यम से भी हम इनका पता लगा सकते हैं ऐसे बच्चों का, धीमी गति से सीखने वाले बालकों का। अब देखिए धीमी गति से सीखने वाले बालक, इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, या गरीबी में इनका बचपन बीता होता है, या गरीब परिवार से होते हैं बच्चे। इनके परिवार के जो और सदस्य होते हैं उनके भी मानसिक स्थिति जो होती है, मानसिक स्तर होता है वो कम होता है। इनका संवेगात्मक घटक, इनका व्यक्तिगत घटक, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं धीमी गति से सीखने वाले बालकों के ही लक्षण होते हैं। अब देखिए धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की जो समस्याएं होती हैं वो पहला होता है ज्ञान अधिगम समस्याएं, यानी कि इन्हें सीखने में बहुत समय लगता है। इनकी भाषा व वाणी की भी समस्या होती है।
क्योंकि ये बहुत कम बोलते हैं, शर्मीले होते हैं, भाषा को सही से लिखना पढ़ना भी नहीं सीख पाते हैं। फिर है श्रवण प्रत्यक्षीकरण की समस्याएं, इन्हें सुनने में भी दिक्कत होती है और जो सुनते हैं उसको वह तुरंत एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, या फिर ये कहें कि उन्हें समझने में भी उस बात को समय लगता है। अब इन बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था हम कैसे करेंगे? मुख्य चीज यही है कि धीमी गति से सीखने वाले जो बच्चे हैं, इनके सीखने की व्यवस्था हम कैसे करेंगे? पाठ्यक्रम का लचीलापन। पाठ्यक्रम का लचीलापन से मतलब क्या? पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि वह बच्चों के अनुकूल हो, यानी कि जिस तरीके से बच्चे सीखना चाहें हम उस तरीके से बच्चों को सिखाएं। इसके अलावा शिक्षक द्वारा बच्चे का अवलोकन किया जाए बराबर। इसके अलावा अभिप्रेरणा प्रदान करना। इन बच्चों को हम जब मोटिवेट करेंगे तभी ये बच्चे अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि बिना मोटिवेशन के कोई भी बच्चा अच्छा नहीं करेगा। खासकर ऐसे बच्चे जो धीमी गति से सीखने वाले हैं, अगर टीचर ने उन्हें डांट दिया या उन्हें कुछ कह दिया तो ऐसे बच्चे और नहीं सीखेंगे। तो ऐसे बच्चों को अभिप्रेरणा देने की बहुत जरूरत होती है। अधिगम के लिए तत्पर करना पड़ता है इनको, यानी कि अधिगम के लिए तैयार करना पड़ता है। आपने पढ़ा है अधिगम के मुख्य 3 नियम थॉर्नडाइक ने दिए हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो तत्परता, सीखने के लिए तत्परता का होना बहुत जरूरी है। फिर क्रियात्मक विधियों का प्रयोग करके बच्चों को सिखाना और व्यवहारिक आयाम के द्वारा भी बच्चों को शिक्षा देना। अब इसके बाद आते हैं अपवंचित बालक। प्रतिभाशाली बालकों के विषय में आपने देख लिया, इसके अलावा आपने धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के विषय में देख लिया। अब यहाँ पर हम अपवंचित या वंचित बालकों के विषय में पढ़ेंगे। ये बच्चे कौन से होते हैं, ये बच्चे कहाँ से आते हैं? हम लोगों ने बहुत अधिक प्रगति कर ली है, हम लोगों ने वैज्ञानिक प्रगति कर ली है, 21वीं सदी में है हम। आर्थिक प्रगति हमारे देश ने भी बहुत कर ली है। इसके बाद भी अभी भी हमारे देश में ऐसे बहुत सारे जाति धर्म के लोग रहते हैं जो सामाजिक व आर्थिक सुविधाओं से अभी भी क्या है, वंचित हैं। सारी सुविधाएं अभी भी इनके घरों तक नहीं पहुंच पाई हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अभी रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए 2 टाइम का खाना नहीं है। ये बिल्कुल संपन्न है। समाज का एक वर्ग तो बहुत संपन्न है, लेकिन एक दूसरा वर्ग है जो बहुत विपिन्न है, या ये कहें बहुत विपन्न है, जिसके पास किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं, ना रहने की, ना खाने की, ना सोने की, कोई सुविधा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर अब इन सुविधाओं की कमी के कारण इनका विकास सामान्य बालकों की तरह नहीं हो पाता है। ऐसे बहुत सारे बच्चों को हम लोगों ने देखा है जो बच्चे ईंट भट्टों पर उनके माता पिता काम करते हैं, वो उसी ईंट भट्टे पर वो दिन भर खेलते हैं, वो पढ़ने ही नहीं जाते हैं, ना तो सही से रहने की व्यवस्था है, ना सही से खाने की व्यवस्था है। तो ऐसे बालक जो होते हैं इनके पास आर्थिक तंगी तो होती ही है, पैसों का अभाव तो होता ही है। इसके अलावा ऐसे बच्चे सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हुए होते हैं, तो इनका विकास सामान्य बालकों की तरह नहीं हो पाता है, क्योंकि सामान्य बालकों को हर सुविधा मिल रही है, 2 टाइम का खाना मिल रहा है, माता पिता उन्हें लाड प्यार करते हैं, वो स्कूल जाते हैं। तो ऐसे बच्चे जो केवल दिन भर खेल रहे हैं, उन बच्चों में अंतर नहीं होगा, उन बच्चों में बहुत अंतर होगा। तो ऐसे बच्चों का विकास सामान्य बच्चों की तरह हो नहीं पाता है। इसके अलावा भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग के कारण बालक अपवंचित रह जाते हैं। तो भाषा के कारण, धर्म के कारण, जाति के कारण, क्षेत्र विशेष या वर्ण के कारण ऐसे बच्चे सुविधाओं से, सरकार तो पढ़ने के लिए सुविधा दे रही है, लेकिन ऐसे बच्चों के ना तो माता पिता जागरूक है, ना तो वो बच्चे जागरूक है कि वो स्कूल में जाकर के एडमिशन ले, पढ़ाई करें। तो इस तरीके से ऐसे बच्चे जो सरकार सुविधाएं भी दे रही है, उन सुविधाओं का भी लाभ नहीं ले पाते हैं। जो सुविधाएं सरकार दे रही है उन सुविधाओं से ये अपवंचित रह जाते हैं, इन्हें इनका लाभ नहीं मिल पाता, यानी कि ये वंचित वर्ग के बालक कहलाते हैं, जिन्हें वह सुविधाएं मिल नहीं पाती हैं। इन सुविधाओं से यह वंचित रह जाते हैं। जैसे कि बच्चों को, आपको पता है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा क्या हमारे देश में निःशुल्क और अनिवार्य है। तो जिन बालकों को अपनी प्रगति हेतु अपने समाज में न्यूनतम सुविधाएं भी प्राप्त नहीं होती हैं, वह सामाजिक दृष्टि से सुविधा से वंचित बालक कहलाते हैं। इन्हें जो सुविधाएं दी गई हैं वह मिल ही नहीं पा रही हैं। तो ऐसे बच्चों की परिभाषा वॉलमैन ने क्या कहा है? अपवंचन निम्न स्तरीय जीवन दशा अलगाव को घोषित करता है, जो कि कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से रोक देता है। अब अपवंचित बालकों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? ये बालक सामाजिक रूप से हीन भावना से ग्रसित होते हैं। इन्हें लगता है कि हमारा तो जन्म ही हुआ है बस केवल मजदूरी करने के लिए, केवल ईंट ढोने के लिए, ईंट बनाने के लिए। ऐसे बच्चे सामाजिक रूप से हीन भावना के शिकार होते हैं। इनमें संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है तथा ऐसे बच्चे असामाजिक कार्यों में लग जाते हैं। ऐसे बच्चे जिनको 2 टाइम का खाना नहीं मिल रहा है, इनको अपने पेट की भूख मिटानी है, अब इसके लिए चाहे उन्हें हिंसा करनी पड़े, चाहे कोई असामाजिक कार्य करना पड़े, ये उसके लिए भी तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा
इनका जो बौद्धिक असर होता है निम्न होता है। क्यों निम्न होता है? क्योंकि ये स्कूल रेगुलर जाते ही नहीं या फिर स्कूल में एडमिशन ही नहीं लिया है इन्होंने। ये बालक विद्यालय के क्रियाकलापों में भाग लेने से सदैव कतराते हैं, यानी कि ऐसे बच्चे अगर स्कूल में जाते भी हैं तो किसी भी चाहे वो एनुअल फंक्शन हो, चाहे कोई राष्ट्रीय पर्व हो, 15 अगस्त, 26 जनवरी हो, ये किसी भी कार्यक्रम में, गाने का कार्यक्रम हो, डांस का कार्यक्रम हो, उसमें ये पार्टिसिपेट करते ही नहीं है। अब देखिए, इन्हें भविष्य की ओर दृष्टि का अभाव होता है। इन्हें ये नहीं पता होता कि अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हमारे साथ क्या होगा, हमारे माता पिता जिस तरीके से मजदूरी कर रहे हैं इस तरीके से हमारा भी जीवन ऐसे ही कट जाएगा। इसके अलावा देखिए, इनमें असुरक्षा की भावना होती है। ये बालक प्रायः अंतर्मुखी, निराशावादी एवं रूढ़िवादी होते हैं। विभिन्न प्रकार के वंचन से बालक के शैक्षिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, वंचित बालकों के प्रकार हम यहाँ पर देखेंगे। संवेगात्मक दृष्टि से वंचित बालक भी होते हैं, सामाजिक दृष्टि से भी होते हैं, सांस्कृतिक दृष्टि से भी होते हैं, आर्थिक दृष्टि से भी होते हैं और शैक्षिक दृष्टि से भी वंचित बालक होते हैं। अब ऐसे बच्चों की शिक्षा व्यवस्था करना हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग होता है एक टीचर के लिए, क्योंकि ऐसे बच्चे जिन्हें कुछ भी नहीं आता है, जो समाज के ऐसे वर्ग से आते हैं जहां पर इनके माता पिता ने भी इनकी शिक्षा पर कभी ध्यान नहीं दिया, ना तो ये खुद कभी उन बच्चों को स्कूल लेकर के आए कि चलो एडमिशन करवा देते हैं। तो जब ऐसे बच्चों को हम लेकर के विद्यालय में आते हैं तो उन्हें किस तरीके से हम शिक्षा दें, ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो वर्ग भेद को समाप्त करके बालकों को शिक्षा का समान अधिकार मिलना चाहिए। इसके अलावा इनके साथ प्रेम, सहानुभूति तथा सहयोग पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। सबसे पहले उन बच्चों के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार, सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करना बहुत बहुत जरूरी होता है। वंचित बालकों के समुचित विकास के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की जानी चाहिए। इसके लिए सरकार द्वारा उन्हें आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। इनके अभिभावकों को आर्थिक सहायता तथा अभिप्रेरणा प्रदान करनी चाहिए, जिससे वे अपने बच्चों को विद्यालय भेज सकें। तो इन बच्चों को मोटिवेट करने से पहले इनके माता पिता को, इनके अभिभावकों को मोटिवेट करना बहुत जरूरी होता है कि ये अपने बच्चों को विद्यालय में भेजें। इनकी शैक्षिक व व्यवहारिक समस्याओं का समाधान भी हमें ही करना होता है, शिक्षकों को ही करना होता है। वंचित बालकों को आवश्यकता तथा वातावरण की स्थिति के अनुसार अवकाश प्रदान करना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है, वंचित होना निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगाव को पोषित करता है, जो कि कुछ व्यक्तियों को समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों से में भाग लेने से रोक देता है। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि जो वंचित होना निम्न स्तरीय जीवन दशा का एक दृश्य है कह सकते हैं, या अलगाव को भी यह पोषित करता है, या किसी समाज के एक वर्ग को अलग कर दिया गया है, या उसका जो जीवन स्तर है वो निम्न स्तर का है। इसके अलावा कुछ व्यक्तियों को समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से भी वंचित रखा गया है। तो ऐसे बच्चों को ही हम क्या कहते हैं, ऐसे अभिभावकों को ही हम क्या कहते हैं, वंचित वर्ग के अभिभावक, या ऐसे बच्चों को वंचित वर्ग के बच्चे कहते हैं। तो देखिए, यह कथन किसका है, गार्डन का, वॉलमैन का, ब्राउन का, या दोस्तों यह परिभाषा है वॉलमैन की। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सीधा 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है आप लोग के एग्जाम में, थर्ड सेमेस्टर के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, VN दास के अनुसार अपवंचित बालकों के लक्षण नहीं होते हैं, या अपवंचित बालकों के लक्षण इनमें से कौन से नहीं है। तो अपवंचित बालकों का जो क्रमिक विकास होता है, बौद्धिक विकास, वो उसमें ह्रास होता है, शैक्षिक उपलब्धि में भी क्रमिक ह्रास होता है, और शैक्षिक जीवन का अपरिपक्व रूप से समापन भी हो जाता है। तो इनकी जो उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि है यह नहीं होती है, तो यह इनके लक्षण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है यह अपवंचित बालकों के लक्षण नहीं है, बाकी सब अपवंचित बालकों के लक्षण हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो गया। ये भी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, थर्ड सेमेस्टर में। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं समस्यात्मक बालकों के ऊपर। समस्यात्मक बालकों में देखिए, समस्यात्मक बालकों से तात्पर्य ऐसे बच्चों से है जो परिवार तथा कक्षा व विद्यालय में भली भांति समस्याएं उत्पन्न करते हैं। ऐसे बच्चों का व्यवहार सामान्य बच्चों से भिन्न होता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। समस्यात्मक बच्चे कौन से होते हैं? समस्यात्मक बच्चे ऐसे होते हैं जो झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं और हिंसा करते हैं। तो ऐसे बच्चे अपने परिवार के लिए तो कष्टदायक होते ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विद्यालय के लिए भी क्या होते हैं, वो विद्यालय में भी बहुत ज्यादा समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं अपनी इन हरकतों की वजह से, आप कह सकते हो, या ये कहें कि अपनी इन कार्यों की वजह से। तो देखिए यहाँ पर बेलेस्टाइन ने क्या कहा है, बेलेस्टाइन के अनुसार समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे होते हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर, विद्यालय तथा समाज में
समस्याओं के जनक बन जाते हैं। समस्यात्मक बालकों के अंतर्गत चोरी करने वाले बालक, झूठ बोलने वाले बालक, अपने से छोटे बच्चों को परेशान करने वाले बालक आते हैं। तो समस्यात्मक बालकों के लक्षण इनमें से कौन कौन से हैं, याद रखिएगा। चोरी करने वाले बच्चे, झूठ बोलने वाले बच्चे, इसके अलावा अपने से छोटे बच्चों को परेशान करने वाले बच्चे, हिंसा करने वाले बच्चे, ये सब समस्यात्मक बच्चों के अंतर्गत आते हैं। प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड इनको हम कहते हैं, यानी कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब देखिए इन बच्चों की पहचान हम कैसे करेंगे। निरीक्षण के द्वारा इनकी पहचान कर सकते हैं, साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के द्वारा, संबंधियों से प्राप्त सूचनाओं, इनके आसपास की मित्र मंडली या इनके परिवार के लोग, इनके रिलेटिव्स, इनके अध्यापक भी अच्छे से बता पाएंगे कि यह इनकी कौन कौन से कार्य हैं। संचयी अभिलेख के माध्यम से, जो संचयी अभिलेख बच्चों का होता है उसमें सारे बच्चों का ब्यौरा लिखा होता है कि बच्चा किस विषय में अच्छा है, कौन कौन से एक्स्ट्रा करिकुलम में अच्छा है। तो जो खराब चीजें होती हैं वो भी लिखी होती हैं इसमें संचयी अभिलेख में। मनोवैज्ञानिक परीक्षण के माध्यम से भी हम इनका पता लगा सकते हैं। अब देखिए इनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए इनकी जो मानसिक दशा होती है वो न्यून होती है, यानी कि जो मानसिक विकास होता है वो कम होता है। पैसे और अन्य वस्तुओं की चोरी करते हैं, घर में भी किसी के पैसे चुरा लिए या बाहर भी किसी के पैसे, किसी के बैग में से किसी बच्चे के कुछ चुरा लिया, कॉपी पेन या इस तरीके से पैसे। स्कूल के कार्यों में सक्रिय नहीं होते हैं, बिल्कुल भी स्कूल में पढ़ने में मन नहीं लगता। शारीरिक और मानसिक कष्ट देकर आनंद लेते हैं। किसी बच्चे को शारीरिक रूप से इन्होंने क्या किया, दंड दे दिया, या फिर ये कहें किसी भी बच्चे के ऊपर इन्होंने हाथ उठा दिया, उसको परेशान करके इनको मजा आता है ऐसे बच्चों को। तो ऐसे बच्चे ही समस्यात्मक बच्चे होते हैं, याद रखिएगा। अनुशासन का विरोध करते हैं ये, अगर कोई नियम टीचर ने क्लास में लगा दिया है तो ये उसका विरोध करने सबसे पहले पहुंच जाते हैं। धोखा देने वाले, असहयोग की प्रवृत्ति रखने वाले होते हैं, संदेह करने वाले बच्चे होते हैं और इनका आचरण भी बुरा होता है। ये सब इनकी विशेषताओं में हो गया। अब देखिए अत्यधिक मानसिक दक्षता का होना, तो देखिए मानसिक द्वंद से ये ग्रसित होते हैं। अप्रसन्न या चिड़चिड़े भी होते हैं ऐसे बच्चे। ये लोगों के विरोध का इनको शिकार होना पड़ता है, क्योंकि ये समाज विरोधी काम ही करेंगे तो लोग इनका विरोध करेंगे। ये चोरी करना, झूठ बोलना, हिंसा करना, अपने से छोटे बच्चों को परेशान करना, ये सब क्या दर्शाता है, इसे भी दर्शाता है कि ये बच्चे क्या हैं, मानसिक रूप से परेशान भी है और समस्यात्मक बच्चे हैं। मेन चीज क्या है, ये समस्यात्मक बच्चे हैं और इसीलिए लोग इनका विरोध करते हैं। और सीमा से अधिक कठोर व्यवहार का होना, तो दोस्तों यह भी समस्यात्मक बालकों के अंतर्गत ही आता है। अब देखिए इसके बाद समस्यात्मक बालक होने के रीजन क्या क्या होते हैं, बच्चा समस्यात्मक क्यों बन जाता है, उसका कारण क्या है, समस्यात्मक बालकों के कारण क्या होते हैं। आनुवांशिक कारण, यानी कि बुद्धि की दुर्बलता, विरासत में मिले दुर्व्यसन। अब विरासत में मिले दुर्व्यसन का मतलब क्या है कि बच्चा अगर देख रहा है कि उसके परिवार में कोई है जो स्मोक कर रहा है, ड्रिंक कर रहा है, तो बच्चे के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। बच्चा भी तो वही सारी बेकार की चीजें सीखेगा, जो गलत है वही सारी चीजें सीखेगा। तो ये आनुवांशिक चीजें भी कह सकते हैं हम, आनुवांशिक कारण हो गया। अब शारीरिक कारण, बहरापन, गंजापन, कम दिखाई देना, ऊंचा सुनना, या कोई बच्चा गंजा है तो उसके गंजेपन का कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, अब वह उसने ठान लिया कि मैं सबसे बदला लूंगा, हिंसा करने लगा। तो इस तरीके से ऐसे बच्चे जिनके अंदर शारीरिक रूप से कोई कमी होती है वो भी इस तरह समस्यात्मक बच्चे बन जाते हैं कभी कभी, अगर उनको सही से गाइड नहीं किया गया। अब सामाजिक कारण क्या है, निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति, उचित देखरेख का अभाव, माता पिता के बीच टूटते संबंध, बड़े सदस्यों की बुरी आदतें आदि। ऐसे बच्चे भी समाज में समस्यात्मक बच्चे बन जाते हैं जिन्होंने अपने सामने अपने माता पिता को अलग होते हुए देखा हो, या अपने माता पिता को झगड़ते देखा हो, या इस तरीके की चीजें देखी हो जिनसे उन्हें बहुत अधिक मानसिक आघात पहुंचा हो। तो ऐसे बच्चे भी समस्यात्मक बालकों के अंतर्गत ही आते हैं और यह भी एक कारण है समस्यात्मक बालक बनने का। इसके अलावा संवेगात्मक कारण भी होते हैं, जैसे कि अंगूठा चूसना, बिस्तर गीला करना या चिड़चिड़ापन, ये भी समस्यात्मक बालकों के लक्षण होते हैं और यह भी एक कारण ही होता है उनके समस्यात्मक होने का। अब कैसे इन बच्चों को हम शिक्षित करेंगे, तो माता पिता को बच्चों के प्रति प्रेम, सहानुभूति तथा सहयोगात्मक व्यवहार करना चाहिए। बच्चों को अच्छे कार्य करने के लिए प्रोत्साहन तथा पुरस्कार दिया जाना चाहिए। बच्चों को नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। अध्यापक का व्यवहार मधुर व सहयोगात्मक होना चाहिए। बच्चों को मनोरंजन के उचित अवसर देने चाहिए। किसी भी समस्या का व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक हल खोजना चाहिए। तो क्या करना है, हमें इन बच्चों को अच्छे कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना है और
यहाँ पर ध्यान देना है कि इन बच्चों के साथ हम सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करें, सहयोगात्मक व्यवहार करें और इन बच्चों को हम नैतिक शिक्षा दें। अगर शुरू से स्कूलों में बच्चों को नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाए, नैतिक शिक्षा दी जाए बचपन से ही, तो बच्चों के अंदर सत्यता, ईमानदारी, नेक काम करना, ये सब गुण बच्चों के अंदर बचपन से आ जाते हैं। लेकिन नैतिक शिक्षा आज कहीं ना कहीं दब गई है, आज स्कूलों में इसको कोई जगह ही नहीं दी जाती है, जबकि नैतिक शिक्षा को सबसे पहले पढ़ाना चाहिए, क्योंकि वही बच्चे अच्छा करते हैं जो पहले अच्छे इंसान होते हैं। तो सबसे पहले हमें स्कूल में बच्चा जाने का मतलब ये नहीं कि बस वो पढ़ करके उसको इंजीनियर, डॉक्टर, पुलिस ही बनाना है। सबसे पहले उसे एक अच्छा इंसान बनाना है। तो नैतिक शिक्षा पढ़ाना बहुत जरूरी है। अब देखिए इसके बाद शारीरिक विकलांग बालकों पर हम आ जाते हैं। शारीरिक रूप से विकलांग बालकों में कौन कौन से, विकलांग बालकों के अंतर्गत कौन कौन से बच्चे आते हैं? फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चों में कौन कौन आएंगे? ऐसे बच्चे जो कहीं से, जैसे हैंडीकैप का मतलब तुरंत हमारे दिमाग में आता है कि ऐसे बच्चे जिनके पास एक हाथ नहीं है, जिनके पास एक पैर नहीं है, लेकिन ऐसे बच्चे भी विकलांगता में ही आते हैं जिनके आंख से दिखाई नहीं देता या कम दिखाई देता है। ऐसे बच्चे जिनको सुनाई कम देता है, ऐसे बच्चे जो बोल नहीं पाते, ऐसे बच्चे जो हकलाते हैं, ये सभी विकलांगता के अंतर्गत ही आते हैं, शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के अंतर्गत आते हैं। तो शारीरिक रूप से विकलांग बालक किसी ना किसी शारीरिक कमी का शिकार होते हैं। ये प्रायः सुनने में या देखने में या हड्डी या स्वास्थ्य बाधिता से ग्रस्त होते हैं, यानी कि श्रवण बाधित होते हैं, दृष्टि बाधित होती है और अस्थि बाधित बच्चे होते हैं। अब देखिए, जिससे इनका विकास अवरुद्ध हो जाता है तथा शारीरिक कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। कभी कभी इनकी ये शारीरिक विकलांगता इतनी अधिक होती है कि उन्हें कृत्रिम अंगों की आवश्यकता लेनी पड़ती है। जैसे कि अगर हाथ नहीं है तो फिर हाथ कृत्रिम अंग लगा दिया गया, प्लास्टिक का बना करके पैर लगा दिया गया, ताकि उनको दैनिक कार्य को करने में सहायता मिले इनसे। इसी प्रकार उनके शिक्षण कक्ष को भी उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप आकार देना होता है। शारीरिक रूप से विकलांग बालकों को अस्थि बाधित या विकलांग बच्चे कहते हैं। तो शारीरिक रूप से बाधित बालकों को यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से हमने बांटा है, या आगे यहाँ पर हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पर कौन से बच्चे होते हैं जैसे कि हाथ पैर इनके टेढ़े मेढ़े होते हैं, कुछ शारीरिक अंगों का ना होना होते ही नहीं है, या जल गए हैं, टूट गए हैं, अथवा किसी गंभीर रोग के कारण कार्य नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से ऐसे बच्चे क्या होते हैं, शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के अंतर्गत आते हैं। तो इनका वर्गीकरण यहाँ पर देखिए 4 भागों में किया गया। शारीरिक रूप से विकलांग बालकों को 4 भागों में बांटा गया है। दृष्टि बाधित यानी कि देखने में कठिनाई, श्रवण बाधित सुनने में कठिनाई वाले बालक, वाणी बाधित यानी कि बोलने में कठिनाई वाले बालक, और चौथा है अस्थि बाधित बालक, यानी कि जिनकी हड्डियों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, या हाथ नहीं है, पैर नहीं है, या हड्डियां हैं मुड़ी हुई है। तो ये सारे बालक क्या है, शारीरिक रूप से विकलांग बालक है। अब इनकी शिक्षा के विषय में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ऐसे बच्चे जिनको देखने में समस्या है या दृष्टि बाधित बालकों के विषय में हम पढ़ेंगे। तो दृष्टि बाधित बालक ठीक प्रकार से देख पाने में असमर्थ होते हैं, जिसके कारण ये सामान्य बालकों की भांति शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। ये बालक जो आंशिक रूप से देखने में सक्षम होते हैं, उनके नेत्रों में प्रतिबिंब की तीव्रता बहुत कम होती है। इनकी दृष्टि क्षमता 20/70 होती है, अर्थात सामान्य बालक यदि किसी वस्तु को 70 की फीट की दूरी से देख सकते हैं, तो दृष्टि बाधित बालक उसको 20 फीट पर रखी हुई वस्तु को देखने के योग्य होते हैं। यानी कि जो सामान्य बच्चा है वो 70 फीट पर दूरी पर रखी हुई वस्तु को सही से देख लेता है, लेकिन जो आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालक होता है, अगर वही वस्तु 20 फीट पर रखी रहेगी तब उसको वो देख पाएगा। 70 फीट पर ही अगर रहेगी दृष्टिबाधित बच्चा उसको नहीं देख पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए। इसके बाद अमेरिका के मेडिकल संघ ने सन 1934 में कानूनी परिभाषा दी जिसे सभी देश स्वीकार करते हैं। जिसकी दृष्टि क्षमता 20/70 तथा इससे कम हो, उसकी आंखें सुधार के बाद प्रायः उत्तम हो, या जिनकी दृष्टि क्षेत्र सीमित हो और 20 अंश का कोण बनाती है, उनकी आंखें सुधार के बाद उत्तम हो। अब देखिए, भारत सरकार के समाज कल्याण विभाग ने 1987 में दृष्टिबाधितों की परिभाषा दी, जो कि इस प्रकार है। वह अपनी दृष्टि खो चुके हो, दृष्टि बाधित 6/66 तथा 20/20 से अधिक ना हो, और चश्मे के प्रयोग से आंख उत्तम हो, स्लैनल तथा चार्ट परीक्षण से। अब देखिए, दृष्टि का क्षेत्र सीमित हो और 20 अंश से कम का कोण बनाता हो। तो याद रखिएगा, ये भारत सरकार के समाज कल्याण विभाग ने ये मानक तय किए हैं। अब इसके बाद देखिए दृष्टिबाधित बालकों का वर्गीकरण। अब ऐसे बच्चे जो दृष्टिबाधित में ही, या ऐसे कहें कि ऐसे बच्चे जिन्हें देखने में असमर्थता है, जो देख नहीं पाते हैं, इनको 2 भागों में बांटा गया। आंशिक रूप से दृष्टिबाधित यानी कि ऐसे बच्चे जिनको कुछ कुछ दिखाई देता है,
कुछ कुछ दिखाई देता है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं दिखाई देता। और ऐसे बच्चे जो बिल्कुल जिनको कुछ भी नहीं दिखाई देता, तो आंशिक रूप से जो बच्चे दृष्टिबाधित होते हैं उनकी दृष्टि की जो तीव्रता होती है, तीक्ष्णता होती है, वो 20/70 तथा 20/200 के मध्य होती है। तो 20/70 से लेकर के 20/200 के मध्य होती है। तो याद रखिएगा, ये जो कि आंशिक रूप से दृष्टिबाधित होते हैं उन बच्चों की बात की जा रही है। ऐसे बालक जो गंभीर तथा बढ़ने वाली दृष्टि संबंधी कठिनाइयों से पीड़ित हैं, ऐसे बालक जो नेत्र रोगों से पीड़ित है तथा उन रोगों से ग्रस्त हैं जो गंभीर नेत्र रोग होते हैं। ये जो यहाँ पर आपने देखा, ये जो मानक है आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालकों का, ये मानक आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। गंभीर रूप से जो बच्चे ऐसे हैं जिनको बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, तो गंभीर रूप से दृष्टिबाधित बालक ब्रेल लिपि से पढ़ सकते हैं। तो एग्जाम में पूछा गया है कि ऐसे बच्चे जो जिन्हें दिखाई नहीं देता है, तो ऐसे बच्चे किस लिपि के माध्यम से पढ़ते हैं, तो ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ते हैं। और लुई ब्रेल क्या थे, इसके जनक थे ब्रेल लिपि के। इसमें टोटल 6 चिन्ह बने होते हैं और ये अभी आप आगे पढ़ोगे भी। तो देखिए, गंभीर रूप से दृष्टिबाधित बालक ब्रेल लिपि से पढ़ सकते हैं तथा श्रव्य यंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। दृष्टि क्षमता 2/20 होती है। तो जो गंभीर रूप से दृष्टिबाधित बालक होते हैं, यानी कि जिनको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, उनकी दृष्टि क्षमता कितनी होती है, 2/20 होती है। चलने के लिए छड़ी का प्रयोग इनको करना पड़ता है या डंडे की सहायता लेनी पड़ती है, डंडे की सहायता से ये चलते हैं। अंधे बालकों को पूर्ण रूप से अपनी इंद्रियों पर निर्भर रहना पड़ता है। डॉक्टरों द्वारा बताए गए चश्मे को पहनने से इनकी दृष्टि में सुधार हो सकता है। अब देखिए, इन बालकों की पहचान करना कितना आसान है। अक्सर जो बच्चे आंशिक रूप से दृष्टिबाधित होते हैं, जिनको कम दिखाई देता है, उनकी आंख में हमेशा दर्द रहता है, सिर में भी दर्द रहता है और दर्द के बाद आंखें ये बंद कर लेते हैं। सिर में हमेशा दर्द रहता है, पलकों को बार बार ये झपकाते हैं, आंखें इनकी तिरछी होती है। पुस्तक तथा अन्य वस्तुओं को आंखों के पास ले जाने पर ही ये पढ़ पाते हैं। ये सबसे अच्छी पहचान है। ऐसे बच्चे जो आंशिक रूप से दृष्टिबाधित होते हैं, वे अपनी आंखों के पास ले जाकर के वस्तुओं को पढ़ पाते हैं, या ये कहें जो किताबें होती हैं उनको अपने पास ले जाकर के ही वो पढ़ पाते हैं, आंख के पास बिल्कुल। आंखों से इनके पानी बहता है, चलने पर गलत कदम रख देते हैं और अधिकतर आंखों को क्या करते हैं, मलते रहते हैं। तो ये सब पहचान है ऐसे बच्चों की जिनको दिखाई नहीं देता। अब इन बालकों की विशेषताएं क्या होती हैं? भाषा विकास, सामान्य बालक देख करके सीखते हैं, जबकि जो बालक दृष्टिबाधित होते हैं वो अपने अनुभवों से सीखते हैं, या ये कहें कि सुन करके शब्दों का चयन करते हैं और उसी से सीखते हैं। तो इस तरीके से ये बच्चे सुन करके वस्तुओं को ज्यादा सीखते हैं। अब मानसिक योग्यता, मानसिक योग्यता की दृष्टि से दृष्टिबाधित बालक सामान्य बालकों से कम नहीं होते हैं। दृष्टिबाधित बालकों में प्रत्ययों का निर्माण भी स्पर्श अनुभव से ही होता है। स्पर्श अनुभव 2 प्रकार के होते हैं, विश्लेषण, स्पर्श अनुभव। इसके अंतर्गत दृष्टिबाधित बालक किसी वस्तु या विभिन्न अंगों का स्पर्श करके मानसिक स्तर पर प्रत्यक्षीकरण करते हैं। जैसे कि आपने उनको नोट दिया या पैसे दिए, तो उसको स्पर्श करके वो समझ जाते हैं कि कितने रुपए की नोट दी है आपने, कितने रुपए का सिक्का दिया है। इसके अलावा संश्लेषण स्पर्श अनुभव, इसके अंतर्गत दृष्टिबाधित बालक अपने हाथों से छोटी छोटी वस्तुओं को स्पर्श करके अनुभव करते हैं। तो ये दोनों ही लगभग सेम है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने समझ लिया। अब यहाँ पर देखिए, सामाजिक समायोजन संबंधी कार्य। दृष्टिबाधित बालकों की समस्याएं आंतरिक नहीं होती हैं। आश्रित होने के कारण समाज का दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण होता है और लोग इन्हें स्वीकार कर लेते हैं। अब देखिए, इन बच्चों की शिक्षा कैसे होती है? तो किताबों का प्रिंट साफ और विस्तृत होना चाहिए। ऐसे बच्चे जो आंशिक रूप से दृष्टिकोण है, कम से कम वो पढ़ पाए किताबों को। किताबें इस तरीके की होनी चाहिए, उनका प्रिंट इस तरीके का होना चाहिए। इनके पाठ्य पुस्तकों की छपाई मोटे अक्षरों में करवानी चाहिए ताकि बच्चे आसानी से देख पाए। इन बच्चों को कक्षा में अगली सीट पर बैठाना चाहिए। ये याद रखिएगा आप लोग, दृष्टिबाधित बच्चों को सबसे पहले आप क्लास में क्या करना है, अगली सीट पर बैठाना है कि उनको श्यामपट्ट देखने में कोई समस्या ना हो। चिकित्सकीय परामर्श करवाना चाहिए ऐसे बच्चों का चिकित्सकीय परामर्श, यानी कि डॉक्टर के से बराबर इनका चेकअप करवाना चाहिए, इनकी आंखों की देखभाल करवानी चाहिए ताकि जल्दी से उसमें सुधार हो। अब देखिए, इसके बाद ऐसे बच्चे जो वाणी बाधित होते हैं या जो वाक दोष वाले बच्चे होते हैं या जिन्हें बोलने में समस्या होती है, अब हम ऐसे बच्चों के बारे में पढ़ेंगे, या वाक दोष वाले बच्चों में या वाणी दोष वाले बच्चों के विषय पढ़ने जा रहे हैं अब हम। तो ऐसे बच्चे
जिनमें वाक ध्वनि नहीं होती है, जिनमें बोलने वाले का वक्तव्य सुनने वाला नहीं समझ पाता है या अस्पष्टता से या देरी से समझ पाता है, वाणी दोष से प्रभावित बालकों को निम्नलिखित 6 भागों में बांटा गया है। तो पहला है प्रक्रियात्मक उच्चारणात्मक दोष। ये बालक वह होते हैं जो किसी उच्चारण दोष से ग्रसित होते हैं, जैसे कि कौवा को सिर्फ कौ, कभी कभी कौवा को तौवा कह देते हैं। तो यह प्रक्रियात्मक उच्चारण दोष के 2 प्रमुख कारण है, त्रुटिपूर्ण अधिगम और अंगीय दोष। यानी कि ऐसे बच्चे जो कौवा को तौवा कह रहे हैं या कौवा को सिर्फ कौ कह रहे हैं, यानी कि जो उच्चारण करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं वो। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे बच्चे जो सही से उच्चारण नहीं कर पाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रक्रियात्मक उच्चारणात्मक दोष। अब हकलाना, तो हकलाना एक वाणी दोष है, परंतु 1000 बालकों में सिर्फ 8 या 10 बालक ही इस समस्या से पीड़ित होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बालक शब्दों को बार बार दोहराता है, अपने ही बोले गए वाक्य को या शब्दों को बार बार रिपीट करता है और बोलते बोलते कभी कभी वह रुक जाता है। कभी कभी बोलते समय उलझन भी उसको महसूस होती है, या शब्द तो उसके मन में होता है लेकिन वो अपने मुंह से उसको कह नहीं पाता है। तो कभी कभी वो आंखें बंद करके बोलना, शरीर के अंगों को हिला हिला करके बोलना। हकलाने के 2 प्रमुख कारण होते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। याद रखिएगा, वंशानुक्रम भी होता है हकलाने का प्रमुख रीजन, या क्या पता बच्चे के माता पिता भी इस तरीके से ही बोलते हो, या उसके जब वह पैदा हुआ हो या आसपास के वातावरण की वजह से वह इस तरीके से बोलने लगा हो। तो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ये जो हकलाना है इसमें दोनों का रोल होता है, याद रखिएगा। इसके बाद आवाज की समस्या। इस समस्या के अंतर्गत बच्चों में यह समझ नहीं होती कि कब धीरे बोला जाए और कब तेज बोला जाए, यही आवाज की समस्या कहलाती है। तो आवाज की समस्या में क्या होता है कि बच्चे को पता ही नहीं कि कहाँ धीरे बोलना है, कहाँ तेज बोलना है। इसके अलावा देखिए अंगीय बोलने के दोष। तो इस प्रकार के बालकों में वायु मुख व नाक छेद से बिना रुकावट के आती जाती रहती है, अतः बालक नाक से बोलते हैं। तो ये नाक से बोलने वाला तो आपको पता ही है, आपको इसका एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो नाक में बोलते हैं। इसके बाद कम सुनने वाले बालक के साथ बोलने की समस्या। कभी कभी कम सुनने वाले बालकों को वाक दोष की समस्या हो जाती है, यानी कि श्रवण बाधित में ही ऐसे बच्चे जो कम सुनते हैं उन्हें बोलने की भी समस्या होती है, क्योंकि जब वो सही से सुनेंगे नहीं तो सही से बोलेंगे कैसे। इसके अलावा 6वां है वाणी मंदित वाणी का विकास। कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनकी सुनने की क्षमता का विकास देरी से होता है, इस वजह से वह बोलने में भी असमर्थ होते हैं या सही से बोल नहीं पाते हैं। अब वाक दोष बच्चों की पहचान आप कैसे करेंगे? सर्वप्रथम कक्षा में इन दोषी बालकों को पहचानना हमको जरूरी है और हकलाने वाले बच्चों को अलग कर इन्हें परामर्श चिकित्सा प्रदान करनी चाहिए। तो इन्हें अलग से परामर्श और चिकित्सा की व्यवस्था इनकी करनी चाहिए, ताकि इनकी जो वाणी दोष है वो दूर हो पाए या वाक दोष दूर हो पाए। अब इन बच्चों की शिक्षा के लिए हमें क्या अलग से करना पड़ेगा? इन बालकों की शिक्षा के लिए हमें प्रशिक्षण लेना पड़ेगा सबसे पहले, और जब हम प्रशिक्षण लेकर के आएंगे तब इन बच्चों को हम प्रशिक्षण के माध्यम से अच्छे से पढ़ा पाएंगे। और जो चाहे सीडी कैसेट का मदद लेना हो, चाहे टीवी का मदद लेना हो, जिस भी प्रकार के संसाधनों का हमें मदद लेकर के पढ़ाना पड़े, उन संसाधनों का हम मदद लेकर के इन बच्चों को पढ़ाएंगे। यहाँ पर देखिए कैसेट, टेप रिकॉर्डर, ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं जिनका प्रयोग करके बच्चों के वाक दोष को दूर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। हकलाने के कारण है, हकलाने का कारण क्या है? वंशानुक्रम, वातावरण दोनों, या फिर से कोई नहीं। अभी मैंने आपको बताया है कि हकलाने के कारण में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों आता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो गया। 2018 में 3rd सेमेस्टर में ये पूछा गया था। फिर वाक दोष के प्रकार है। वाक दोष कितने प्रकार का होता है? अभी आप लोगों ने देखा है कि जो वाक दोष बोलने का जो दोष है वो 6 प्रकार का होता है, और 6 के 6 प्रकारों को आपने देखा है। फिर है ब्रेल लिपि उपयोगी है। किन बच्चों के लिए? ब्रेल लिपि ऐसे बच्चों के लिए है जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। अब आते हैं हम ऐसे बच्चे जिनको सुनने में दिक्कत है, ऐसे बच्चों पर आ जाते हैं। और देखिए ऐसे बच्चे आपको इसमें कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि श्रवण बाधित का मतलब है ऐसे बच्चे जिनको सुनने में प्रॉब्लम है। तो अगर सुनने में प्रॉब्लम होगी तो बोलने में प्रॉब्लम निश्चित रूप से होगी। तो ऐसे बच्चे जो सुन नहीं पाते हैं उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और ऐसे भी बच्चे होते हैं जिन्हें आंशिक रूप से श्रवण क्षमता होती है, जिनकी, और ऐसे होते हैं जिनकी कुछ भी सुनने की क्षमता बिल्कुल होती ही नहीं है। तो इनके लिए हम श्रव्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं श्रवण बाधित बालकों का वर्गीकरण यहाँ पर किया गया है। कम बाधित बच्चे जो होते हैं वो 35 से
51 डेसिबल तक की आवाज को वो सुन लेते हैं। मंद बाधित बच्चे कौन से होते हैं? जो 55 से लेकर के 69 तक के डेसिबल की आवाजों को सुन लेते हैं। अब देखिए इसके बाद गंभीर बाधित बच्चे ऐसे होते हैं जो 90 से लेकर के 89 डेसिबल तक की आवाज को भी नहीं सुन पाते हैं। और पूर्ण और गहन बाधित जो 90 से लेकर के 100 तक के डेसिबल की भी आवाजों को बिल्कुल नहीं सुन पाते हैं। और 90 डेसिबल जो होता है वो बहुत तीव्र होता है, जिसको मानव कान सुन नहीं सकता है। तो अब देखिए श्रवण बाधित बालकों की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो ऐसे बच्चों का जो मानसिक विकास होता है वो सामान्य बच्चों के समान ही होता है। ऐसे बालकों में पारंपरिक या पारस्परिक संप्रेषण की समस्या होती है, क्योंकि जब ये दोस्त बनाते हैं अपने आसपास के जो सामान्य बच्चे होते हैं वो इनसे बात करेंगे तो वो बच्चे सुन ही नहीं पाते हैं कि मेरा दोस्त या मेरी फ्रेंड क्या बोल रही है। तो इस तरीके से समस्या होती है। ऐसे बालकों में इच्छाएं बड़ी प्रबल होती हैं कि उन्हें सामाजिक मान्यता मिले और सामाजिक अंतःक्रिया भी हो। इसके अलावा इच्छा की पूर्ति न होने पर इनमें हीन भावना भी उत्पन्न हो जाती है। और इनको पढ़ने में भी कठिनाई होती है, क्योंकि इनमें भाषा का सही से विकास नहीं हो पाता, क्योंकि ये क्या होता है, इनमें ये सुन नहीं पाते हैं सही से, इस वजह से या इनकी भाषा का भी विकास सही से नहीं हो पाता है। तो श्रवण बाधित बालकों का भाषा सीखने और बोलने पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सही से सुन ही नहीं पाते तो इस वजह से सही से बोल नहीं पाते तो इनकी भाषा का विकास सही से हो नहीं पाता है। तो श्रवण बाधित बालकों की पहचान आप कैसे करोगे? ऐसे बच्चे होठों की गतिविधि और उसके हाव भाव पर ध्यान देते हैं, यानी कि टीचर क्या बोल रहे हैं उनके होठों पर इनका ध्यान होता है कि शिक्षक क्या बोल रहे हैं। शिक्षक के प्रश्नों को बार बार दोहराने को कहते हैं, यानी कि शिक्षक से ये कहते हैं जो प्रश्न उन्होंने कहा है पढ़ने के लिए, जो प्रश्न उन्होंने पूछा बच्चों से, ये कहेंगे कि सर एक बार और रिपीट कर दीजिए, हम सुन नहीं पाए। तो ये शिक्षक को क्या कहते हैं, बार बार कहते हैं कि सर प्रश्न को रिपीट कर दीजिए। ये जो बच्चे सुन नहीं पाते वो बहुत तेज बोलते हैं। आपने अपने आसपास ऐसा नोटिस किया भी होगा, जो लोग कम सुनते हैं वो लोग तेज बोलते हैं। व्यवहार में एकाग्रता एवं निरंतरता इनकी नहीं होती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखिए बिना जानकारी के भी वार्ता के बीच में निरर्थक बोल पड़ते हैं, क्योंकि इन्हें सुनाई तो देता नहीं है। इनको लगता है कि जब कोई कुछ बोल रहा है तो बीच में इनको भी कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, तो कभी कभी निरर्थक भी बोल पड़ते हैं जहां पर जरूरी नहीं होता है बोलना। शाब्दिक निर्देशनों को समझने में और अनुसरण करने में कठिनाई होती है इनको, क्योंकि ये सुन नहीं पाते सही से। चिकित्सकीय परीक्षण से भी इन बालकों की पहचान हम कर सकते हैं, यानी कि इनका हम ट्रीटमेंट करवा करके भी जान सकते हैं कि इन बच्चों को किस तरीके से सुनने में कठिनाई है। अब इसके बाद देखिए ऐसे बच्चे जिन्हें सुनने में दिक्कत है, श्रवण बाधित बच्चे हैं, इनकी शिक्षा की व्यवस्था हम कैसे करेंगे? तो श्रवण बाधित बालकों को पढ़ाते समय होठों से पढ़ने के साथ साथ हाथ से भी संकेत दिए जाएं, यानी कि वह होठों को तो पढ़ ही लेते हैं लेकिन उन्हें हाथ से भी संकेत बना करके समझाया जाए। श्रवण बाधित बालकों को वस्तुओं को स्पर्श कराकर समझाने का प्रयास किया जाता है। श्रवण बाधित बालकों को सहायक सामग्री के माध्यम से पढ़ाया जाता है, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल की सहायता से इनको पढ़ाया जाता है। सहायक सामग्री के रूप में आकृतियां होती हैं, चित्र, संकेत, मॉडल, शब्द, मानचित्र, ये सब चीजें प्रयोग की जाती हैं। वर्तमान समय में श्रवण बाधित बालकों के शिक्षण के लिए कंप्यूटर का प्रयोग भी किया जा रहा है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पर 2016 में देखिए पूछा गया है, पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधित बालकों का सुनने का डेसिबल स्तर कितना होता है? ऐसे बच्चे जो बिल्कुल नहीं सुन पाते हैं उनका डेसिबल स्तर अभी आपने देखा था 90 से लेकर के 100 डेसिबल तक के बीच का होता है, यानी कि ऐसे बच्चे जो पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधित होते हैं, आप लोग देख लीजिए यहाँ पर अभी आपने देखा था पूर्ण व गहन बाधित बच्चे। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है, श्रवण दोष से युक्त बालकों में दोष हो सकता है कान के बाहर, कान के अंदर, कान के मध्य या उपयुक्त तीनों। तो ऐसे बच्चे जिन्हें सुनने में कठिनाई है, कान के बाहर भी दोष हो सकता है, कान के अंदर भी, कान के मध्य भी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, सांकेतिक भाषा किसके लिए प्रयुक्त होती है? प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, श्रवण बाधित बच्चों के लिए, विकल्प आ व ब दोनों या चलन बाधित। तो ऐसे बच्चे जिन्हें सुनने में दिक्कत है, यानी कि श्रवण बाधित बच्चों के लिए सांकेतिक भाषा प्रयोग की जाती है। अब हम आते हैं अस्थि बाधित बच्चों के ऊपर। ऐसे बच्चे जो सुन नहीं सकते, ऐसे बच्चे जो देख नहीं सकते, आपने इनके बारे में जानकारी ले ली, श्रवण बाधित और दृष्टि बाधित। अब हम अस्थि बाधित बच्चे यानी कि जिनके हड्डियों में परेशानी है, ऐसे बच्चों के विषय में पढ़ेंगे। तो ऐसे बच्चों में हड्डियों में दोष आ गया होता है, कोई भी इसका रीजन हो सकता है, शारीरिक रूप से
अक्षमता या ये कहें कि जब बच्चा जन्म लिया तभी उसके शरीर में इस तरीके की कोई अस्थि बाधिता थी, या फिर उसके जन्म से ही उसके हाथ नहीं था, पैर नहीं था, या इस तरीके से इसमें हाथ पैर का टेढ़ा मेढ़ा होना भी हो सकता है। कुछ शारीरिक अंगों का ना होना भी, या जल जाना, टूट जाना, या गंभीर रोगों के कारण काम ही ना कर पाना, ये सब क्या है, अस्थि बाधित बच्चों के लक्षण है। यानी कि उनकी हड्डियां जल जाने के कारण या टूट जाने के कारण अलग हो गई हैं शरीर से, या किसी गंभीर रोग के कारण वो हड्डियां या शरीर का वो अंग काम ही नहीं कर पाता है। तो ये सभी अस्थि बाधित बच्चों के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए ऐसे बच्चों की विशेषताएं क्या होती हैं। ऐसे बच्चे मानसिक दृष्टि से सामान्य से अधिक अच्छे होते हैं। यह पोलियो तथा अन्य रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। यानी कि ऐसे बच्चे शारीरिक रूप से तो शारीरिक रूप से तो देखने में लगता है कि यह किसी न किसी अंग इनका क्या कोई ना कोई अंग गायब है, या फिर ये कहें कि यह अस्थि बाधित है, लेकिन जो इनकी बुद्धि होती है वो सामान्य बालकों से अच्छी होती है, परंतु इनको अक्सर देखा गया पोलियो या अन्य रोग से ये क्या होते हैं, ग्रसित होते हैं। तो मानसिक रूप से तो ये सामान्य बालकों से अच्छे होते हैं, यानी कि इनकी जो सोच होती है, सोचने समझने की क्षमता, वो शारीरिक रूप से सक्षम बालक जो है, सामान्य बालक है, उनसे अच्छी होती है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि अस्थि बाधित बच्चे पोलियो या इस तरीके के रोगों से ग्रसित होते हैं। इसके बाद देखिए अस्थि बाधित बालकों में क्रियाशीलता की कमी पाई जाती है, क्योंकि आपको पता है अगर कोई बच्चा सही से चल नहीं पाता है, उसकी अस्थियों में प्रॉब्लम है, तो ऐसा बच्चा धीरे धीरे ही तो चलेगा। इसके अलावा देखिए इनकी प्रमुख समस्या कृत्रिम अंगों में अनुकूलन न होना है। इनकी कठिनाइयों को कम करने हेतु शैक्षिक तकनीकी का उपयोग किया जा सकता है। ये प्रायः दूसरों पर आश्रित रहते हैं तथा किसी कार्य को करने में असमर्थ होते हैं। इन बालकों को सामाजिक सहभागिता में कठिनाई होती है तथा इनमें विचित्रता को सहन करने की क्षमता सामान्य बालकों से कम होती है। अब इन बच्चों का वर्गीकरण किया गया है। ऐसे बच्चे जो अस्थि बाधित होते हैं इनका वर्गीकरण किया गया है। पांव फिरा बच्चे, लूले लंगड़े या हथकटे बच्चे, एक या इससे अधिक अंगों में लकवा मारे हुए ऐसे बच्चे, इसके अलावा मस्तिष्क पक्षाघात वाले बच्चे, मेरुदंड का वक्र होना वाले बच्चे, विकृत नितंब वाले बच्चे, मेरुदंड द्विशाखीय वाले बच्चे और मांसपेशीय असमर्थता वाले बच्चे, ये सब होते हैं अस्थि बाधित बच्चे। ये सब क्या वर्गीकरण है, आप देख सकते हो। तो याद रखिएगा, इन सभी का नाम आप याद रखिएगा, ताकि एग्जाम में अगर आए ऑप्शन में तो आप ऑप्शन लगा लें। ठीक है। अब देखिए लकवा मारना भी क्या है, यह भी अस्थि बाधित बच्चों में ही आते हैं। यानी कि ऐसे बच्चे जिनको लकवा मार दिया है या जिनका कोई भी अंग पैरालाइज हो गया है। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरुदंड का वक्र होना, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी है उसका तिरछा हो जाना, वक्र हो जाना, ये भी क्या है, अस्थि बाधित बालकों के अंतर्गत ही आते हैं ये सब। अब इन बालकों की पहचान कैसे करेंगे। इन बालकों की पहचान करना बहुत आसान होता है। शारीरिक अंगों पर इनका समुचित नियंत्रण नहीं होता है, बैसाखियों की सहायता से चलते हैं। इसके अलावा वस्तुओं को रखने व उठाने में इनको समस्या होती है, लड़खड़ा कर चलते हैं, नकली अंगों की सहायता लेते हैं, चलने के लिए उपयोग करते हैं, चलते चलते कभी कभी ये गिर भी जाते हैं। और इनका कारण क्या होता है अस्थि बाधिता का, तो जन्मजात भी होता है। यानी कि अस्थि बाधिता यानी कि हड्डियों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, लकवा मार दिया है, या मेरुदंड की हड्डी या रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है, तो इसका क्या क्या कारण हो सकते हैं। जन्मजात अनियमितता के कारण, यानी कि बच्चे को जन्म से ही हो सकता है कि इस तरीके से उसको या इस रोग से पीड़ित हो, या इस तरीके से उसके हाथ पैर ना हो। इसके अलावा दुर्घटना के कारण भी हो सकता है, और बीमारी के कारण भी हो सकता है। तो ये 3 प्रमुख कारण है अस्थि बाधिता के, याद रखिएगा। तीनों को कभी कभी ऑप्शन में पूछ लेता है। अब ऐसे बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था हम कैसे करेंगे, तो उपचार सुविधाएं इनको देंगे जहां तक हो सके। इनके लिए जितनी व्यवस्थाएं हो पाए, चाहे बैसाखियों की सहायता लेनी हो, चाहे इनके लिए ट्राईसाइकिल्स की व्यवस्था करनी हो, हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे बच्चों को ये व्यवस्थाएं हम दे पाए। प्रशिक्षित अध्यापक द्वारा इनको हम शिक्षण कार्य करवाएं। इन बच्चों का जो शिक्षण है वो प्रशिक्षित अध्यापक यानी कि जो ट्रेंड होकर के आए हैं वही इनका शिक्षण करें। फिर है अभिवृत्तियों में परिवर्तन करके पुनर्वास योजना बनाकर इन्हें लागू करना, आर्थिक सहायता दिलवाकर, इसके अलावा सहायक सामग्री प्रदान करके, समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा और अतिरिक्त कक्षा के सृजन से। तो इस तरीके से हम इन बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं, सहायक सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं, इनकी शिक्षा में आर्थिक सहायता दे करके, यानी कि इनका आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं। इनके लिए अतिरिक्त कक्षाओं का भी निर्माण करवा सकते हैं। तो ये सब चीजें हम कर सकते हैं इन बच्चों के लिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। विकृत बालकों को बनाना चाहिए परिवार पर निर्भर, आत्मनिर्भर, सरकार पर निर्भर या सभी।
तो विकृत बालकों का मतलब यहाँ पर विकलांग बालकों से ही है। तो ऐसे बच्चों को हमें आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। फिर अस्थि बाधिता के क्या क्या कारण है? जन्मजात, दुर्घटना या बीमारी। अभी आपने यहाँ पर देखा है अस्थि बाधित बच्चों का क्या क्या कारण हो सकता है? जन्मजात, दुर्घटना या बीमारी। तो वही यहाँ पर देखिए पूछा भी गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अब यहाँ पर हम आते हैं मानसिक रूप से मंदित बालक। ऐसे बच्चे जो मानसिक रूप से मंद होते हैं, यानी कि जिनका जो बौद्धिक स्तर होता है वो सामान्य बच्चों से कम होता है, उनकी बुद्धि थोड़ी कम होती है सामान्य बच्चों से। तो ऐसे बच्चे मानसिक रूप से मंद बुद्धि के बालक कहलाते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उन्हें मंद बुद्धि बालक कहते हैं। स्किनर के अनुसार प्रत्येक कक्षा के छात्रों को एक वर्ष में शिक्षा का एक निश्चित कार्यक्रम पूरा करना पड़ता है। जो छात्र उसे पूरा नहीं कर पाते हैं उन्हें मंद बुद्धि बालकों की संज्ञा दी जाती है। विद्यालयों में यह धारणा बहुत लंबे समय से चली आ रही है और अब भी है। यानी कि जो एक पर्टिकुलर कोर्स होता है कि कक्षा 4 का जो कोर्स है, हिंदी में इतने लेसन है, इंग्लिश में इतने हैं, साइंस में इतने हैं, उस कोर्स को जिस बच्चे ने अच्छे से कंप्लीट कर लिया, पूरा कर लिया, वो तो सामान्य हो गया। लेकिन जो बच्चा उस कोर्स को पूरा समझ नहीं पाया, पूरा पढ़ नहीं पाया, पूरी चीजें उसको समझ में नहीं आई, वह क्या हो गया? मंद बुद्धि बालक हो गया। अब इन बच्चों की विशेषताएं क्या होती हैं? इनकी जो बुद्धि लब्धि होती है 50 से 70 के मध्य होती है। ऐसे बालकों को अधिगम संबंधी व विद्यालय समायोजन की आवश्यकता होती है। यानी कि ऐसे बच्चे अधिगम में कठिनाई महसूस करते हैं या इन्हें सीखने में दिक्कत होती है। इन बालकों का जो अधिगम व्यवहार होता है बहुत धीमी गति से सीखते हैं। आप कह सकते हैं इस प्रकार से, अभी आपने धीमी गति से सीखने वाले बालकों को देखा था, उन बालकों को आप मानसिक रूप से मंदित बालक भी कह सकते हैं। बालकों की मानसिक मंदिता शारीरिक संरचना से संबंधित होती है, जिनका उपचार संभव नहीं होता है। अब देखिए मनोसामाजिक विशेषताएं क्या होती हैं? अपनी आवश्यकताओं के लिए जीवन पर्यंत या एक दूसरे पर क्या होते हैं? निर्भर रहते हैं। यानी कि अपने परिवार पर, अपने अभिभावकों पर ये बच्चे आश्रित होते हैं। ये बालक शारीरिक रूप से समर्थ लेकिन मानसिक रूप से कमजोर होते हैं। ये बालक सामाजिक संबंधों को समझने में अक्षम होते हैं। तो ऐसे बच्चे बहुत धीरे धीरे सीखते हैं। इन्हें सिखाने के लिए बहुत अधिक प्रशिक्षित शिक्षक का होना बहुत जरूरी है। अब इनकी शैक्षिक विशेषताएं क्या होती हैं? सीखने की गति अपेक्षाकृत धीमी होती है, जटिल विषयों को सीखने में असमर्थ होते हैं, निम्न स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि होती है और भाषा का ज्ञान निम्न स्तरीय होता है और शब्द भंडार बहुत सीमित होता है। तो इनकी शैक्षिक उपलब्धि भी बहुत कम होती है। सीखने में जो कठिन विषय होते हैं जैसे कि साइंस हुआ, मैथ हुआ, इसको सीखने में इन्हें कठिनाई होती है। अब देखिए इसके बाद इनकी पहचान हम कैसे करेंगे? तो अध्यापक शैक्षिक निष्पत्ति के आधार पर इन बालकों की पहचान कर सकते हैं। शैक्षिक रूप से ऐसे बालक सूक्ष्म चिंतन के योग्य नहीं होते हैं, यानी कि किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकाल पाते हैं। यह अपने आयु समूह में क्या होते हैं? शैक्षिक गतिविधियों में बहुत नीचे होते हैं। सामाजिक रूप से सामाजिक कौशल में कुशल नहीं होते हैं। व्यक्तिगत तथा सामाजिक उत्तरदायित्वों को ये नहीं समझ पाते हैं, ना ही वहन कर पाते हैं उनका, यानी कि कोई भी जिम्मेदारी वाला काम ये बच्चे नहीं कर पाते। व्यवहारिक अधिगम की क्षमता बहुत ही कम होती है और संवेगात्मक रूप से दोष भी होते हैं इनमें। ये व्यवहारिक नहीं होते हैं कि कोई भी आया तो कोई भी मेहमान घर में आया तो उसे नमस्ते करना है, उसे पानी पूछना, चाय पूछना, ये सब इन बच्चों के अंदर ये गुण नहीं होता है। अब देखिए इन बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था हम कैसे करेंगे? तो इन बच्चों की शिक्षा एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत अधिक चैलेंजिंग होता है और इन बच्चों को पढ़ाने के लिए अनुभवी और योग्य शिक्षकों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो ये याद रखिए आप लोग। और इन बच्चों को पढ़ाने के लिए श्रव्य और दृश्य साधनों का, कंप्यूटर का प्रयोग, मोबाइल का प्रयोग, इसके अलावा टेलीविजन का प्रयोग करके इन बच्चों को पढ़ाना, ताकि बच्चे बार बार सुन करके, बार बार देख करके, वस्तु को अभ्यास करके सीख जाएं, ये कोशिश करनी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी शिक्षा व्यवस्था में इनके अभिभावकों का, यानी कि इनके माता पिता का भी सहयोग लेना बहुत जरूरी होता है, जो बच्चे मानसिक रूप से मंद होते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं पिछड़े बालकों पर। ऐसे कौन से बच्चे थे जो बैकवर्ड चिल्ड्रन कहलाते हैं, पिछड़े बालक कहलाते हैं? अब दोस्तों पिछड़े बालक क्या होते हैं? बैकवर्ड स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। ऐसे बालक जो औसत बालकों की तरह प्रगति करने में असमर्थ होते हैं, उन्हें पिछड़े बालक कहते हैं। ऐसे बालक कक्षा में औसत कार्य नहीं कर पाते हैं। पिछड़े बालक का मंद बुद्धि होना आवश्यक नहीं है, बल्कि मंद बुद्धि पिछड़ापन का एक कारण है। पिछड़े बालक अपनी कक्षा में सामान्य बालकों से कार्यों में पीछे रह जाते हैं। स्त्रील बर्ट ने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। पिछड़ा हुआ बालक वह है जो अपने पाठशालाई जीवन के अध्ययन काल के मध्य से अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ होता है। तो पिछड़ी क्लास का बच्चा, सिंपल सा आप समझिए कि कक्षा 4 का बच्चा है
यह कक्षा 3 के प्रश्नों को हल नहीं कर पा रहा, ना सवालों को लगा पा रहा, ना सही से क्वेश्चन आंसर के जवाब दे पा रहा है। यानी कि कक्षा 4 में तो बच्चा है, लेकिन अपनी से कक्षा नीचे के प्रश्नों को भी वह सही से करने में असमर्थ है। तो यह क्या हो गया, यह पिछड़ा बालक हो गया। ठीक है। अब मान लीजिए किसी छात्र की आयु 14 वर्ष है, तो उसकी आयु के अनुसार उसे कक्षा 9 में होना चाहिए, परंतु यदि वह कक्षा 6, 7, 8वीं की भी कक्षा के सवालों को नहीं लगा पा रहा है, तो इस तरीके से वह क्या हो गया, एक पिछड़ा हुआ बालक हो गया। अब टीके मेनन के अनुसार भारतीय परिस्थितियों में पिछड़ा बालक वह है जो अपनी कक्षा की औसत आयु से 1 से अधिक वर्ष बड़ा हो। यानी कि कक्षा 8 का बालक है, वह 14 वर्ष का होना चाहिए, वह 1 वर्ष बड़ा यानी कि 15 साल का है, फिर भी वह कक्षा 7 के प्रश्नों को भी नहीं हल कर पा रहा है। अब देखिए इसके बाद पिछड़े बालकों की विशेषताएं क्या होती हैं। ऐसे बालकों की सीखने की गति बहुत धीमी होती है, ऐसे बालकों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति का अभाव होता है, और इनकी जो बुद्धिलब्धि होती है, पिछड़े बालकों की बुद्धिलब्धि 85 से कम होती है, याद रखिएगा आप लोग। अब इनके अंदर देखिए पिछड़े बालकों में उत्तरदायित्व की भावना का भी विकास होता है, व्यवहार संबंधी समस्याओं की अभिव्यक्ति होती है। यानी कि इनके अंदर उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल मंद बुद्धि बालकों की तरह है कि इनके अंदर उत्तरदायित्व की भावना का विकास नहीं होता है। यह अपने से नीचे कक्षा का कार्य करने में असमर्थ होते हैं, वो तो आपने देख ही लिया। अब पिछड़ेपन के प्रकार कौन कौन से हैं। व्यक्तिगत पिछड़ापन, जहां किसी कक्षा में कुछ छात्र पिछड़े हुए हैं और इनके पिछड़ेपन का कारण भी अलग अलग होता है, तो वह क्या होता है, वह पिछड़ापन क्या होता है, व्यक्तिक होता है। सामूहिक क्या होता है, जहां कक्षा में अधिकतर छात्र पिछड़े हुए हो और उनके पिछड़ेपन का कारण भी समान ही हो, तो यह पिछड़ापन क्या होगा, सामूहिक कहलाएगा। तो सामूहिक पिछड़ापन और व्यक्तिगत पिछड़ापन, 2 प्रकार का पिछड़ापन होता है। अब देखिए इसके बाद पिछड़ेपन की पहचान हम कैसे करेंगे। पिछड़े बालकों की पहचान निरीक्षण के द्वारा। बालक समय समय पर ली गई साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर इन बालकों की पहचान हम करेंगे। और कक्षा में किसी बात का उत्तर देने के लिए उत्साहित ये बच्चे बिल्कुल नहीं होते हैं और पढ़ाई में भी रुचि नहीं लेते हैं, तो इससे भी हम इनकी पहचान कर सकते हैं परीक्षण के द्वारा, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के द्वारा। तो शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक मानसिक रूप से भी पिछड़े होते हैं। इन बालकों की बुद्धि परीक्षण के माध्यम से हम कर सकते हैं। बुद्धि परीक्षण का सूत्र तो आपको पता ही है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले की सहायता से हम इनका बुद्धिलब्धि निकाल सकते हैं। उपलब्धि परीक्षण, सामूहिक परीक्षण और अन्य मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के माध्यम से भी हम इनका पता लगा सकते हैं। अब इनके पिछड़ेपन का कारण क्या क्या हो सकता है। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य इनका हो सकता है, शारीरिक रूप से असमर्थ हो या मानसिक स्वास्थ्य अच्छा ना हो। इसके अलावा पारिवारिक कारण भी हो सकता है, परिवार का पिछड़ा होना, या फिर ये कहें कि परिवार ने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया, बच्चों की शिक्षा से कोई मतलब ही नहीं था, इस वजह से बच्चा पिछड़ा हो गया। परिवार का आकार, माता पिता की अशिक्षा भी प्रमुख कारण है। निम्न बौद्धिक स्तर, निर्धनता। अब पिछड़े बालकों की शिक्षा की व्यवस्था हम कैसे करेंगे। विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना कर, विद्यालयों में विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था करके, विशेष पाठचर्या का मतलब है कि इनके लिए स्पेशल करिकुलम हो या पाठ्यक्रम हो जो इन बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। विशेष शिक्षण प्रवृत्तियों का प्रयोग करके इनको सिखाना, यानी कि टीचर्स को अच्छे से ट्रेनिंग मिली होनी चाहिए इन बच्चों को कैसे पढ़ाना है। अब देखिए समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स व तकनीकी। तो वुंट ने 1879 में 1879 में जर्मनी में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। यूपी टेट के पेपर में 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी। डब्ल्यू वुंट ने की थी 1879 में। अब अल्फ्रेड बिने ने सबसे पहला बुद्धि परीक्षण 1905 में किया था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि पहला बुद्धि परीक्षण किसने किया था। 1905 में अल्फ्रेड बिने ने किया था। इसी कारण इस इन्हें हम बुद्धि परीक्षण का पिता भी कहते हैं, जन्मदाता भी कहते हैं, किनको, अल्फ्रेड बिने को। अब देखिए इसके बाद सन 1911 में बिने और साइमन ने मिलकर के 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए पृथक पृथक प्रश्नावली तैयार की थी। जो बालक अपनी आयु के अनुसार प्रश्नावली हल कर लेता था उसे साधारण बुद्धि वाला तथा जो ऊपर की आयु वाले बच्चों की भी प्रश्नावली हल कर लेता था उसे प्रखर बुद्धि वाला समझा जाता था। जो अपनी आयु के लिए निर्धारित प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाते थे उन्हें निम्न बुद्धि वाला या मंद बुद्धि वाला बालक कहा जाता था। 1912 में स्टर्न ने यह सूत्र दिया, बुद्धिलब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बुद्धिलब्धि के आधार पर यहाँ पर देखिए व्यक्तियों का वर्गीकरण, ये टर्मन के अनुसार है, याद रखिएगा, ये टर्मन के अनुसार है। किसके अनुसार? टर्मन के अनुसार ये बुद्धिलब्धि है।
ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब यहाँ पर आप देखिए क्रम संख्या है, तो जो 0 से लेकर के 24 तक के बच्चे हैं वे जड़ बुद्धि के यानी कि इडियट कहलाते हैं। 25 से 49 वाले बच्चे मंद बुद्धि के बालक कहलाते हैं। 50 से 69 वाले मूर्ख बुद्धि के बालक कहलाते हैं। 70 से 79 वाले निर्बल बुद्धि के, 80 से 89 वाले मंद बुद्धि के बच्चे, 90 से 109 या 90 से 110 वाले बच्चे सामान्य बुद्धि के बालक, और 110 से 119 या 110 से 120 के बच्चे उत्कृष्ट बुद्धि के बालक, और 140 से अधिक जो इनकी बुद्धि लब्धि होती है वो प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। अब बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार का होता है? ये 2 प्रकार का होता है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत मतलब पर्टिकुलर किसी एक बच्चे का, और सामूहिक में 2, 10, 15, 20 कितने भी हो सकते हैं। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण भी 2 प्रकार का होता है, शाब्दिक व्यक्तिगत और अशाब्दिक व्यक्तिगत। इसका मतलब है कि ऐसा बच्चा जो पढ़ लेता है वर्णों को, शब्दों को, सेंटेंसेस को या वाक्यों को, ऐसे बच्चों का हम शाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण करते हैं। और ऐसे बच्चे जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो उनका हम किसी और माध्यम से परीक्षण करते हैं बुद्धि का। इसी प्रकार से सामूहिक में भी जो पढ़े लिखे होते हैं उनका शाब्दिक सामूहिक परीक्षण होता है, और जो निरक्षर होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनका अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है। अब इसके बाद देखिए व्यक्तिगत और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में क्या अंतर होता है। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में एक ही व्यक्ति का, एक समय में एक ही व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण करते हैं, और सामूहिक में एक से अधिक व्यक्ति होते हैं। और इसमें क्या होता है, जब एक एक व्यक्ति का हम पर्टिकुलर करते हैं तो इसमें समय बहुत लगता है, क्योंकि एक एक व्यक्ति का हम करते हैं और धन भी अधिक लगता है। जबकि जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है इसमें समय कम लगता है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन पेपर सारे बच्चों को दे दिया, सारे बच्चों ने हल करके एक निश्चित समय में दे दिया, और अगर एक एक बच्चे से हम वो क्वेश्चन पेपर हल करवाएंगे तो समय स्वाभाविक सी बात है कि समय लगेगा। और ये परीक्षण प्रायः मौखिक होते हैं जो व्यक्तिगत होते हैं, और जो सामूहिक होते हैं ये प्रायः लिखित परीक्षण होते हैं। और इनका प्रयोग अशिक्षित एवं विकलांग बच्चों पर भी हम कर सकते हैं। ये जो व्यक्तिगत होता है और जो सामूहिक होता है, इस परीक्षण का प्रयोग इन श्रेणियों के बच्चों पर हम नहीं कर सकते हैं। इसकी सीमा प्रायः निश्चित नहीं होती है। किसकी सीमा? व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की, जबकि सामूहिक बुद्धि परीक्षण की जो सीमा होती है वो निश्चित होती है। इस तरीके से इन परीक्षणों में वैधता एवं विश्वसनीयता अपेक्षाकृत अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर एक एक बच्चे का व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण किया गया ना, एक एक बच्चे का टेस्ट लिया गया है। और यहाँ पर सामूहिक लिया है तो उसमें नकल होने की भी चांस अधिक रहते हैं। इसमें बच्चे ने किसी का आंसर कॉपी कर लिया है, क्योंकि इसमें ढेर सारे बच्चे एक साथ एग्जाम दे रहे हैं और इसमें अकेला एक बच्चा दे रहा है। तो इस तरीके से इसकी वैधता और विश्वसनीयता अपेक्षाकृत कम होती है। इसमें उत्तर देते समय नकल की कोई गारंटी, नकल मतलब होता ही नहीं है, जबकि इसमें नकल की भी संभावना अधिक रहती है, क्योंकि इसमें बच्चा अकेला होता है व्यक्तिगत में, और सामूहिक में ढेर सारे बच्चे होते हैं तो नकल होने की पॉसिबिलिटी अधिक होती है। अब देखिए व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में संकोची व्यक्तियों को कठिनाई होती है जो शर्मीले स्वभाव के होते हैं, और इन परीक्षणों में किसी व्यक्ति को कोई समस्या नहीं होती क्योंकि सामूहिक हो रहा होता है। अब क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, टेट परीक्षण क्या है, कैट परीक्षण क्या है? टेट परीक्षण थीमेटिक अपेरेंट टेस्ट यानी कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। यह प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? मरे एवं मार्गन ने किया था। तो एग्जाम में पूछा भी टेट परीक्षण किसने किया था? यूपी टेट 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि टेट परीक्षण किसने किया था? तो मरे एवं मार्गन ने किया था। 1935 में इसको तैयार किया था इन्होंने, और यह व्यक्तियों के लिए था, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण था, और ये इसमें 30 कार्ड थे। इसके बाद देखिए कैट परीक्षण जो कि चिल्ड्रंस के लिए, बच्चों के लिए था। लियोपोल्ड बैलक ने यह प्रयोग किया था बच्चों के लिए, इसमें 10 कार्ड थे। अब देखिए टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि लब्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है 3rd सेमेस्टर में। दोस्तों टर्मन के अनुसार जो सामान्य बुद्धि लब्धि वाले बालक होते हैं इनकी बुद्धि लब्धि होती है 90 से लेकर के 110 के बीच। तो 90 से लेकर के 110 के बीच होती है सामान्य बुद्धि लब्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि, और टर्मन के अनुसार 140 से अधिक वाले जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं? प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो गया। अल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण कब किया था? तो कब किया था? 1905 में किया था। तो ऑप्शन ए सही हो गया। ये भी 2017 में पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? तो डब्ल्यू वुंट ने की थी। कब की थी? 1879 में की थी। कहाँ की थी? जर्मनी में की थी। अब कैट परीक्षण क्या है? चिल्ड्रंस के लिए है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों के लिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। पिछड़े बालकों की पहचान हेतु सामान्य बुद्धि लब्धि परीक्षण हम कर सकते हैं, मानवीकृत बुद्धि उपलब्धि परीक्षण कर सकते हैं, नैदानिक परीक्षण कर सकते हैं, या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त
सभी। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम आते हैं ब्रेल लेखन में। अब बस आपका कोर्स बिल्कुल अब खत्म ही होने जा रहा है, क्योंकि आपने बच्चों के विषय में पढ़ लिया कौन कौन से प्रकार के बच्चे होते हैं, कौन कौन सी उनकी समस्याएं होती हैं, समस्याओं को हम कैसे पहचाने। अब यहाँ पर हम ब्रेल लेखन के बारे में पढ़ेंगे, निर्देशन और परामर्श के विषय में पढ़ेंगे, और उसके बाद ये आपका पूरा पेपर खत्म हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सारी बातें जो मैंने अभी तक बताई, जितना भी मैंने पढ़ाया, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा और आप लोगों को ये पेपर आसान लग रहा होगा, समावेशी शिक्षा। अब देखिए ब्रेल लेखन, ब्रेल लिपि किन बच्चों के लिए प्रयोग की जाती है? ऐसे बच्चे जिन्हें देखने में असमर्थता है, जो दृष्टिबाधित बालक हैं, जिनको दिखाई नहीं देता सही से। तो इसके जनक है लुई ब्रेल। हम सभी ने अपने आसपास अनेक ऐसे लोग देखे होंगे जो आंखें होने के उपरांत भी देखने में असमर्थ होते हैं। वर्तमान में ऐसे दृष्टिहीन लोगों को हम सामर्थ्यपूर्ण जगहों पर काम करते हुए देखते हैं, परंतु पहले ऐसा नहीं था। दृष्टिहीन व्यक्ति या तो किसी पर आश्रित होते थे या उन्हें भीख मांगकर अपना जीवन गुजारना पड़ता था। लेकिन आज के समय में जो टेक्नोलॉजी है, उसकी मदद से, पढ़ाई की मदद से आज जो व्यक्ति देख नहीं सकता वो भी काम कर रहा है। अब भारतीय ब्रेल लिपि, तो भारतीय लिपियों को ब्रेल लिपि या ब्रेल पद्धति से निरूपित करने के लिए विकसित एक समान व्यवस्था को भारतीय ब्रेल लिपि कहते हैं। भारतीय ब्रेल लिपि में 6 डॉट यानी कि 6 बिंदु होते हैं। तो भारतीय जो ब्रेल लिपि है वह 6 बिंदुओं पर आधारित है। एग्जाम में पूछ सकता है, याद रखिएगा कितने बिंदु होते हैं ब्रेल लिपि में? 6 बिंदु भारतीय ब्रेल लिपि में। यह भारत की सभी लिपियों के वर्णों के लिए जहां तक संभव हुआ है समान ब्रेल लिपि संकेत इसमें दिया गया है। अब इसके लाभ क्या होते हैं ब्रेल लिपि के? तो ऐसे बच्चे जो देखने में असमर्थ हैं, उनमें आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। इसके सरल होने से छात्रों का ध्यान कक्षा में केंद्रित रहता है। इससे लिखने की गति बढ़ती है। इस लिपि के माध्यम से बालक यह सीखते हैं कि अपना कार्य स्वयं करना है, अर्थात आत्मनिर्भर बनना है। अब इसके बाद हम निर्देशन और परामर्श के विषय में पढ़ेंगे, और उसके बाद हमारा ये पूरा जो पेपर है ये जल्दी से खत्म हो जाएगा। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। प्लीज दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी है तो प्लीज इसको अपने कॉलेज के दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। कॉलेज के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां पर भी आपको लगे कि आपके दोस्तों को भी इसकी जरूरत है, आप लोग प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और सभी विषयों के मास्टर क्लास की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आप सभी विषयों के मास्टर क्लास को देखिए और अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बनाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर निर्देशन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा शिक्षार्थी को उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। निर्देशक समस्याओं का समाधान खुद नहीं करता है, वरन ऐसी विधियां बताता है जिसका प्रयोग करके बालक उन समस्याओं को सुलझा लेता है। तो जो शिक्षक होते हैं वो निर्देशन का ही तो काम करते हैं, कक्षा में पढ़ाते हैं, वो भी एक तरीके का निर्देशन ही है। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति अपनी समस्याओं को लेकर के जाता है निर्देशक के पास, और निर्देशक क्या करता है, इस तरीके की युक्तियां बताता है या इस तरीके के समाधान बताता है जिनका प्रयोग करके वह व्यक्ति अपनी समस्या से आसानी से बाहर निकल जाता है या समस्या को सुलझा लेता है। तो निर्देशन की परिभाषा यहाँ पर दी हुई है क्रो एंड क्रो के अनुसार। मार्गदर्शन पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित एवं विशेषज्ञता प्राप्त पुरुषों तथा महिलाओं द्वारा किसी भी आयु के व्यक्ति को सहायता प्रदान करना है, ताकि वह अपने जीवन की क्रियाओं को व्यवस्थित कर सके, अपने निजी दृष्टिकोण को विकसित कर सके, अपने आप अपने निर्णय ले सके और अपने जीवन का बोझ उठा सके। अब निर्देशन के प्रमुख सिद्धांत है, जीवन भर चलने वाली यह प्रक्रिया है। जीवन भर हमें कभी ना कभी किसी ना किसी से एडवाइस लेने की जरूरत पड़ती है, कुछ ना कुछ सलाह लेने की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा देखिए संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया का यह एक महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि शिक्षक बच्चों को निर्देश ही देते हैं। सर्वांगीण विकास से संबंधित टीचर का क्या काम है? टीचर बच्चों को समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो चीजें उन्होंने समझाई हैं, जो चीजें उन्होंने पढ़ाई हैं, उसको तो उन्हें अपने जीवन में खुद फॉलो करना पड़ेगा ना। टीचर तो जाकर के फॉलो करवाएंगे नहीं उनको जीवन में। अब देखिए जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया किस प्रकार से है। व्यक्ति बाल्यावस्था से लेकर के जीवन के अंतिम चरण तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। व्यक्ति को समय समय पर संपूर्ण जीवन भर अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है और समस्याओं के समाधान हेतु उसे निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर निजी जीवन हो, हमेशा हमारे पास कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं जिसका हल हमें खुद ढूंढना पड़ता है। तो इसके लिए हमें निर्देशक की जरूरत पड़ती है। संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया का ये क्या होता है, एक महत्वपूर्ण अंग होता है निर्देशन। जब तक बालक शिक्षा ग्रहण करता है उसके अध्यापकों द्वारा हर दिन दिया जाता है, और जीवन में निर्देशन के माध्यम से नई प्रेरणा देने की कोशिश हर शिक्षक करता है। दोस्तों इस तरीके से ये जो निर्देशन है ये हमारे संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया का एक अंग होता है। अब देखिए सर्वांगीण विकास से संबंधित होता है। ये कैसे? निर्देशन के माध्यम से बालक बालिकाओं की जितनी भी समस्याएं होती है सभी समस्याओं का समाधान होता है, और विद्यालय में आकर बच्चे शिक्षक से निर्देशन प्राप्त करते हैं और अपने जीवन की दिशा तय करते हैं।
जबकि बालक को कोई समस्या, जब भी बालक को कोई भी समस्या आती है तो वह शिक्षक से ही सलाह लेते हैं, शिक्षक से ही निर्देशन लेते हैं। तो इस तरीके से निर्देशन कितने प्रकार का होता है ये भी याद रखिएगा। 5 प्रकार का होता है निर्देशन। निर्देशन में पहला होता है व्यक्तिगत निर्देशन, दूसरा शैक्षिक, तीसरा स्वास्थ्य निर्देशन, चौथा सामाजिक निर्देशन और 5वां होता है व्यावसायिक निर्देशन। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। तो व्यक्तिगत निर्देशन में क्या होता है, किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति की अपनी समस्या होती है, वो निर्देशक के पास जाता है। जैसे कि इसके अंतर्गत छात्रों को उनकी समस्याओं का ज्ञान कराना तथा उन्हें समुचित निर्देशन देना होता है। छात्रों के संतुलित विकास में सहायता करना होता है। छात्रों को अध्ययन के संबंध में मार्गदर्शन करना होता है। छात्रों को वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने में व्यक्तिगत रूप से सहायता करना होता है और छात्रों को बीमारियों के कारणों, दुष्प्रभावों से अवगत कराना होता है। अब देखिए इसके बाद शैक्षिक निर्देशन में क्या होता है, ये तो आप सभी लोगों को पता ही होगा इसमें क्या होता है। और शैक्षिक का मतलब है शिक्षा से संबंधित निर्देशन टीचर इसमें देते हैं। देखिए मुख्य रूप से क्या होता है इसमें, जोन्स के अनुसार शैक्षिक निर्देशन का अर्थ उस व्यक्तिगत सहायता से है जो छात्रों को इस कारण से प्रदान की जाती है कि वे अपने लिए उपयुक्त पाठ्य विषय एवं विद्यालयी जीवन का चयन कर सके और उनमें समायोजन कर सके। पाठ्य विषयों का चयन करते समय छात्रों का मार्गदर्शन करना, जैसे कि कोई बच्चा 10th पास करने के बाद वो बायो स्ट्रीम ले या मैथ ले या इस तरीके से या कॉमर्स ले, तो ये सारी चीजें बच्चों को बताने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए, कोई ना कोई टीचर ऐसा चाहिए जो बच्चों को सही प्रकार से गाइड कर पाए, सही प्रकार से उनको एडवाइस दे पाए। विद्यालय में प्रवेश के समय छात्रों को आवश्यक और उचित निर्देशन देना, छात्रों को भावी योजना बनाने में सहायता देना, क्योंकि कोई भी बच्चा जब स्कूल में एडमिशन लेता है तो उसे स्कूल के जितने भी नियम होते हैं, सारी चीजें उसको बताई जाती हैं ताकि वह सही से व्यवहार करे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए छात्रों को ज्ञानार्जन तथा अध्ययन की विधियां बताना, ये सब शिक्षक का ही काम होता है। अब इसके बाद देखिए स्वास्थ्य निर्देशन, छात्रों को स्वस्थ जीवन के महत्व के विषय में बताना। इसके अलावा छात्रों को उत्तम स्वास्थ्य आदतों के विषय में भी जानकारी देना, यह भी निर्देशन के अंतर्गत ही आता है। छात्रों को प्राथमिक उपचार के विषय में जानकारी कराना और उसका प्रशिक्षण देना। तो बच्चों को प्राथमिक उपचार की, फर्स्ट एड की जानकारी देना, ये टीचर्स के लिए बहुत जरूरी होता है कि उनको बच्चों को बताएं कि किस तरीके से प्राथमिक उपचार, किसी भी व्यक्ति को अगर कहीं पर भी अचानक कोई प्रॉब्लम हो गई तो कैसे हम फर्स्ट एड बॉक्स का प्रयोग करेंगे, प्राथमिक उपचार क्या होता है, ये हर एक व्यक्ति को जानना जरूरी है। खाली बच्चे की बात यहाँ पर नहीं करूंगी मैं। अब देखिए सामाजिक निर्देशन क्या होता है, विद्यालय में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन में छात्रों को सुझाव देना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको डांस अच्छा आता है, वो डांस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिंगिंग में अच्छे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो भाषण अच्छा दे पाते हैं या बोल अच्छा पाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छा अभिनय कर पाते हैं, यानी कि एक्टिंग कर पाते हैं। तो जो जिन बच्चों की जो कला अच्छी है उन्हीं कलाओं के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, उनको सुझाव देना पड़ेगा कि तुम इस एक्टिंग में अच्छे हो तो एक्टिंग करो, डांसिंग में अच्छे हो तो डांसिंग करो। छात्रों को विद्यालय से संबंधित सामाजिक जीवन का अवबोध कराना, छात्रों को सामाजिक समायोजन के संबंध में आवश्यक परामर्श देना, ये सब सामाजिक निर्देशन के अंतर्गत आता है। अब व्यावसायिक निर्देशन क्या होता है, तो छात्रों की रुचियों, योग्यताओं तथा क्षमताओं से संबंधित व्यवसायों की जानकारी प्राप्त करना और इसके आधार पर छात्रों को निर्देशन देना। तो व्यवसाय का मतलब है कि बच्चा आगे चल करके किस चीज में वह इंटरेस्टेड है, वह कोई फैक्ट्री डालना चाहता है या खुद कोई नौकरी करना चाहता है या कुछ बनना चाहता है जीवन में, तो उनकी रुचियों योग्यताओं के अकॉर्डिंग ही शिक्षक उसको निर्देशन देते हैं कि तुम्हें किस फील्ड में जाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये टीचर बताते हैं। छात्रों को विभिन्न व्यवसायों के विषय में जानकारी देना, विभिन्न व्यवसायों के गुण एवं दोषों की सूचना प्रदान करना, कौन सा व्यवसाय अच्छा है, कौन सी फैक्ट्री डालेंगे तो चलेगी, किस तरीके का आज का माहौल है, ये सब बच्चों को व्यावसायिक निर्देशन में बताया जाता है। अब निर्देशन की विधियां क्या हैं, पहला है परमापीकृत प्रविधियां। तो परमापीकृत प्रविधियों में क्या होता है, जिनकी रचना करते समय वैज्ञानिक सिद्धांतों, निश्चित नियमों व तरीकों का प्रयोग किया जाता है तथा जिनकी वैधता एवं विश्वसनीयता वैज्ञानिक ढंग से ज्ञात की जाती है। परमापीकृत प्रविधियों के अंतर्गत निम्न परीक्षणों को शामिल किया जाता है: बुद्धि परीक्षण, रुचि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण और व्यक्तिगत परीक्षण। अब इसके बाद अप्रमापीकृत प्रविधियां आती हैं। इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत उन प्रविधियों को शामिल किया जाता है जिनकी रचना सुविधा और आवश्यकता के अनुसार की जाती है। ये आत्मनिष्ठ प्रविधियां भी होती हैं, जैसे साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू लेना, अवलोकन या निरीक्षण करना, समाजमिति विधि, प्रश्नावली विधि, व्यक्ति का अध्ययन करना या किसी व्यक्ति के जीवन का अध्ययन करना, निर्धारण मापनी, आत्मकथा, संचित अभिलेख, ये सब अप्रमापीकृत प्रविधियां हैं। अब देखिए बालकों को उचित निर्देशन देने में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। तो निर्देशन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों को अपना
पूर्ण सहयोग प्रदान करना चाहिए। अभिभावकों से भी संबंध स्थापित करना चाहिए कि बच्चा वाकई में किस फील्ड में अच्छा है, क्या करना चाहता है। इसके अलावा पाठ्य सहगामी क्रियाओं का बराबर आयोजन हो ताकि बच्चे केवल पढ़ाई में ही नहीं बल्कि खेल कूद में और एक्स्ट्रा करिकुलम में भी हिस्सा लें। ठीक है। इसके अलावा छात्रों के साथ व्यक्तिगत संबंध भी स्थापित किया जाए, तभी बच्चे अपनी बातों को आपसे खुलकर कह पाएंगे। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। अच्छी निर्देशन सेवा होती है बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, समाज केंद्रित या उपरोक्त सभी। 2018 में थर्ड सेमेस्टर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अच्छी निर्देशन सेवा होती है बाल केंद्रित, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। फिर 2018 में 17 में देखिए 17-18 में लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है। निर्देशन का प्रकार नहीं है, शैक्षिक निर्देशन, लिखित निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन या व्यावसायिक निर्देशन। अभी आपने देखा निर्देशन 5 प्रकार का होता है, इसमें शैक्षिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, स्वास्थ्य निर्देशन, सामाजिक निर्देशन आता है, लेकिन लिखित निर्देशन नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्यक्ति को बुद्धिमत्ता पूर्ण चयन एवं सामंजस्य के लिए दी जाने वाली सहायता निर्देशन है। यह कथन किसका है? सीवी गुड का, आरजे जोन्स का, मैथ्यूसन का या जे.एम. ब्रीवर का। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑर्थर जे जोनस का। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो कि जितने पिछले ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं साथ साथ कराते हुए चल रही हूँ, ताकि आप लोग का जो तैयारी है वो बहुत बहुत अच्छा हो। इसके अलावा आपको पता है कि पूरी की पूरी सीरीज, चाहे पवन सीरीज हो, चाहे राजन सीरीज हो, पूरी सीरीज हमने सॉल्व करवा दी है, चाहे बहुविकल्पी क्वेश्चन हो, चाहे अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन हो। अगर आप लोग को अच्छे से अच्छा नंबर लेकर के आना है तो ये पूरा वीडियो आप देख डालिए, सारे के सारे क्वेश्चंस आप कर डालिए। आपको कहीं से और अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर वाकई में आप एग्जाम में अच्छा नंबर लाना चाहते हो तो सिर्फ इतना करो, जितना वीडियोस हमने पढ़ाए हैं चैनल पर आप सभी को देख डालो, आपका बहुत बहुत अच्छा नंबर आएगा। अलग से आपको ना तो कोई किताब लेने की जरूरत है, ना सीरीज खरीदने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस अब केवल कंटिन्यू सारे वीडियोस को देखिए, अपनी तैयारी, आपकी तैयारी अपने आप अच्छी हो जाएगी और आप सभी लोग एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर चौथा क्वेश्चन देखते हैं। निर्देशन नवयुवकों को अपने से, दूसरों से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। तो निर्देशन क्या है? नवयुवकों को अपने से, दूसरों से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की एक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? जोनस का, शिक्षा आयोग का, रायबर्न का, स्किनर का। राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्किनर का। अब इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे परामर्श यानी कि काउंसलिंग। अब परामर्श क्या होता है? अभी आपने निर्देशन देखा था जिसको हम गाइड कहते हैं। अब यहाँ पर परामर्श की बात आ गई। परामर्श एक प्राचीन शब्द है। कभी कभी व्यक्ति के जीवन में कुछ समस्याएं आती हैं जिनका समाधान वह अकेले नहीं कर सकता। इन समस्याओं के समाधान के लिए उसे किसी दूसरे व्यक्ति से सुझाव की आवश्यकता होती है और इस सुझाव को ही हम परामर्श कहते हैं। सुझाव को ही क्या कहते हैं? परामर्श कहते हैं। तो आसानी से आपको समझ में आ गया होगा कि आपके पास भी बहुत सारी समस्याएं आती होंगी तो आप किसी ना किसी से एडवाइस यानी कि परामर्श तो लेते ही होंगे। तो परामर्श की परिभाषाएं यहाँ पर कुछ दी हुई हैं। तो पहला है मायर्स के अनुसार, मायर्स परामर्श का तात्पर्य दो व्यक्तियों के संपर्क से है जिसमें एक को किसी प्रकार की दूसरे व्यक्ति द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। जबकि निर्देशन में क्या आपने देखा था? निर्देशन में आपने देखा था कि एक टीचर है, उसके क्लास में 30 स्टूडेंट है, सबको वो एक साथ निर्देशन दे सकता है, सभी को निर्देश दे सकता है एक साथ। लेकिन परामर्श में आप क्या देख रहे हो? परामर्श में ओनली 2 पीपल। ये लोग क्या करेंगे? आपस में एक इंसान अपनी समस्या को बताएगा, दूसरा उनकी समस्या को सॉल्व करने के लिए बैठा है, उनकी समस्या के लिए सुझाव देगा। तो यहाँ पर देखिए डॉक्टर जुयाल के अनुसार परामर्श एक प्रकार की राय देना है। जहां व्यक्ति स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता है वहां पर वह दूसरे से अपनी समस्या को बता करके उसका हल ढूंढने की कोशिश करता है। अब परामर्श की विशेषताएं क्या क्या है? तो परामर्श एक ऐसी व्यवहारगत प्रक्रिया है जिसमें कम से कम 2 व्यक्ति, परामर्श लेने वाला तथा परामर्श देने वाला होने आवश्यक है। और इसमें आप परामर्श उसी व्यक्ति से लोगे जो जिस पर आपको विश्वास होगा, जिसको आपको पता है वो बहुत समझदार है, जो स्पष्टवादी है। ये आप खुद ध्यान रखोगे कि ऐसा व्यक्ति हम चूज करें जो हमारी समस्या का हल ढूंढ पाए। ठीक है। उसके बाद देखिए आगे हम देखेंगे कि परामर्श लेने वाले व्यक्ति को ऐसी सुविधाएं मिलनी चाहिए कि वह अपनी बात को खुल करके कह पाए। और परामर्श देने और लेने के लिए लगातार प्रत्यक्ष संपर्क करना बहुत बहुत जरूरी होता है। आमने सामने बैठ करके ही बात हो पाएगी। अब देखिए इसके बाद परामर्श की आवश्यकता। समस्या के निदान हेतु परामर्श की आवश्यकता क्यों होगी? कोई समस्या है तो उसको हमको उसका निदान करना है। समस्या समाधान में सहायता करना, समस्या समाधान की योग्यता विकसित करने हेतु व्यक्तियों, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान हेतु परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। विद्यार्थियों की शैक्षिक समस्याओं के समाधान हेतु, बीमारियों के निदान एवं उपचार हेतु, मानसिक रोगी के उपचार हेतु, इसके अलावा मानसिक रोगियों के उपचार हेतु और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो उसको हम पर्सनली किसी व्यक्ति से मिलकर के, जिसको हम जानते हैं कि वो हमसे ज्यादा होशियार, ज्यादा समझदार है, हमसे अधिक दुनिया उसने देखी है, तो उसके पास हम जाते हैं अपनी
समस्या का हल ढूंढने के लिए। अब परामर्श भी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। जैसे आपने निर्देशन देखा था 5 प्रकार का, वैसे परामर्श भी 4 प्रकार का होता है। तो पहला है संकटकालीन परामर्श, दूसरा है उपचारात्मक परामर्श, तीसरा नैदानिक परामर्श, चौथा है रचनात्मक परामर्श। तो याद रखिएगा कि परामर्श 4 प्रकार का होता है। तो संकटकालीन परामर्श क्या है? जब व्यक्ति को या विद्यार्थी को किसी कार्य में गहरी असफलता मिली हो, कोई हादसा हो गया हो, तो बिना समय बर्बाद किए ही संकट की प्रकृति तथा परिस्थितियों के अनुसार परामर्श प्रदान किया जाता है। किसी व्यक्ति के साथ कोई हादसा हो गया हो, किसी व्यक्ति को गंभीर चोटें आ गई हो, या कहीं पर किसी एग्जाम में वह फेल होने से उसको बहुत अधिक मानसिक आघात पहुंचा हो, तो उसको तुरंत इस संकट की घड़ी में परामर्श लेने की जरूरत पड़ती है, नहीं तो वह व्यक्ति डिप्रेस हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। फिर उपचारात्मक परामर्श देखिए, कई बार विद्यार्थियों के सामने शिक्षणात्मक, व्यावसायिक या व्यक्तिगत समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, जिनके समाधान में अपने प्रयासों से उसे सफलता नहीं मिल पाती है, तो उस स्थिति में उसे परामर्श लेना आवश्यक हो जाता है। फिर है नैदानिक परामर्श। इस प्रकार के परामर्श द्वारा परामर्शदाता पहले से ही ऐसे प्रयत्न करता है कि परामर्श ग्राहियों को संभावित कठिनाई या परेशानियों से बचे रहने में सक्षम बनाया जा सके, विद्यार्थियों का स्वास्थ्य ठीक रहे, वह शिक्षा या प्रशिक्षण ठीक प्रकार से प्राप्त करें। इस प्रकार का परामर्श बच्चों को पहले से ही दिलाना चाहिए। इस प्रकार के परामर्श से बालकों को बुरी संगति, बुरी आदतों आदि से ग्रस्त होने से बचाया जा सकता है। यानी कि पहले से ही उन्हें समस्या से अवगत करा दिया जाए कि ऐसी समस्या तुम्हारे पास आए ही ना, उसका हल पहले ही बता दिया जाए, उसे परामर्शदाता के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े उस बच्चे को, यानी कि वह पहले से ही अपनी समस्या का हल ढूंढ ले, उसे पहले से ही इसके लिए जागरूक किया जाए। फिर रचनात्मक परामर्श। इस प्रकार के परामर्श में विद्यार्थी को अपनी योग्यता, उसकी रचनात्मकता एवं सृजनात्मकता के शक्तियों के पोषण एवं पल्लवन हेतु उसमें विशेष प्रकार की समझ तथा सोच विकसित करने का प्रयत्न किया जाता है। अब परामर्शदाता कौन होता है? परामर्श की प्रक्रिया में सफलता काफी सीमा तक परामर्शदाता की प्रतिभा, ज्ञान, दृष्टिकोण एवं अनुभव पर ही निर्भर करती है। जिससे आप सलाह ले रहे हो उसके पास कितनी प्रतिभा है, उसके पास ज्ञान कितना है, उसका दृष्टिकोण कैसा है, वह स्पष्टवादी है कि नहीं है, उसकी सोच कैसी है, ये सब उसी परामर्शदाता पर ही निर्भर करता है कि उसने कितनी अच्छी सलाह आपको दी है। अगर उसने सलाह अच्छी दी है तो निश्चित रूप से आपका जो काम है वो सही से हो जाएगा। अब परामर्शदाता के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए ऑलरेडी आपने जान भी लिया, फिर भी एक बार आप देख लीजिए। परामर्शदाता जो होना चाहिए वो सभी धर्मों को मानने वाला होना चाहिए, सार्वभौमिक होना चाहिए, इसके अलावा सभी का आदर करने वाला होना चाहिए। एक परामर्शदाता का व्यवहार उच्च नैतिकता से युक्त होना चाहिए। परामर्शदाता का व्यवहार निष्पक्ष होना चाहिए एवं भेदभाव न करने वाला होना चाहिए, और वह जो भी उसके पास समस्या लेकर के आए उसकी समस्या के प्रति वह संवेदनशील हो, उसे दिखाए कि हाँ, आप अगर हमें अपनी समस्या बता रहे हैं तो हमें भी आपके पास जो समस्या उससे हमें भी दुख है और हम आपको उस दुख से बाहर निकालेंगे। तो ये होना चाहिए। इसके अलावा सहनशील और धैर्यवान भी होना चाहिए उस व्यक्ति का, तभी आपकी समस्या का समाधान वह कर पाएगा। अब परामर्श की विधियां हैं निर्देशात्मक परामर्श, अनिर्देशात्मक परामर्श और समन्वित परामर्श। तो पहला है निर्देशात्मक परामर्श। इस प्रकार के परामर्श में परामर्शदाता द्वारा परामर्श लेने वाले को उसकी समस्याओं को सुलझाने, उसका विकास करने तथा व्यवहार में सुधार लाने जैसी बातों को लेकर उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ऐसे निर्देश दिए जाते हैं। इस प्रकार का परामर्श पूरी तरीके से परामर्शदाता केंद्रित होता है, यानी कि जिस प्रकार से परामर्शदाता कहेगा उसी प्रकार से आपको काम को करना है, अपने सेम टू सेम जैसा वो निर्देश देगा वैसे ही आपको काम करना है। और अनिर्देशात्मक में क्या होता है? इस प्रकार के परामर्श में परामर्शदाता अपनी ऐसी परिस्थितियां तथा तकनीकों का प्रयोग करता है, ऐसी परिस्थितियों और तकनीकों का प्रयोग करता है जिससे परामर्श लेने वाले व्यक्ति को अपनी राह स्वयं चुनने, उस पर चलने और अपनी समस्याओं के निवारण में अधिक से अधिक आत्मनिर्भर हो सके। इस प्रकार का परामर्शग्राही केंद्रित बन जाता है। यानी कि अनिर्देशात्मक में इसमें परामर्शदाता का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता, उन्होंने बस रास्ता दिखा दिया, अब इस पर चलना किसको है? परामर्शग्राही को, जो परामर्श ले रहा है उसको चलना है। अब इसके बाद देखिए समन्वित परामर्श, ये क्या होता है? इस प्रकार के परामर्श में परामर्शग्राही को उसकी आवश्यकता के अनुसार परामर्श, परिस्थिति अनुसार परामर्श देते हैं। यह किसी एक पर अर्थात परामर्शदाता केंद्रित या परामर्शग्राही केंद्रित नहीं होता है, यानी कि समन्वित परामर्श किसी पर भी केंद्रित नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे परामर्श में कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो सहयोग करती हैं। तो दोस्तों मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश कहाँ है? इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में है, पहले तो आप ये याद रखिएगा। और इसकी स्थापना आचार्य नरेंद्र देव समिति की संस्तुति के आधार पर की गई थी 1947 में, इलाहाबाद में की गई थी। और मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद में निदेशक के रूप में प्रांतीय शिक्षा सेवा संवर्ग का अधिकारी होता है। अब मनोविज्ञान शाला की स्थापना का उद्देश्य क्या है, क्यों इसकी स्थापना की जरूरत पड़ी? तो विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की शैक्षिक
व्यावसायिक तथा व्यक्तिक निर्देशन एवं परामर्श देने के लिए। तो निर्देशन और परामर्श देना मनोविज्ञान शाला का कार्य है। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक प्रयोग एवं अनुसंधान के लिए भी शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षणों का आयोजन करना, यह भी मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश के द्वारा किया जाता है। अब इसकी कार्य पद्धति देखिए, मनोविज्ञान शाला मंडल स्तर पर प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संबंधी कार्य करता है। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र 10 मंडलों में खोले गए हैं। तो कौन कौन से 10 मंडल हैं उत्तर प्रदेश में जहां पर मनोविज्ञान शाला है, ये मैं अभी आपको बताती हूँ। और ये 10 मंडलों के नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, अभी आप देखोगे आगे। मनोविज्ञान शाला के कार्य हैं निर्देशन वाले, इसमें शैक्षिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन, बाल निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन भी दिया जाता है। अब इसके बाद देखिए प्रशिक्षण, तो प्रशिक्षण भी होता है इसमें। देखिए निर्देशन सेवाओं के लिए उपयुक्त मनोवैज्ञानिकों को तैयार करने हेतु सत्रीय कोर्स का प्रशिक्षण दिया जाता है। शोध कार्य भी होता है, यानी कि यहाँ पर मनोवैज्ञानिक परीक्षणों हेतु आवश्यक उपकरण, प्रश्नावली आदि का निर्माण भी होता है। परीक्षा एवं प्रश्न पत्र, जैसे कि जो राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा है, इसका प्रश्न पत्र यहीं पर बनता है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में बनता है। और इस तरीके से डीपीजी कोर्स भी यहाँ पर चलाया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी। तो डीपीजी का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। अब देखिए डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी। इसके बाद मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ है, तो देखिए उत्तर प्रदेश के 10 जनपदों में मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र है, जिसमें मेरठ, बरेली, आगरा, लखनऊ, कानपुर, बनारस, गोरखपुर, फैजाबाद, जिसको आप अयोध्या के नाम से जानते हैं, फैजाबाद को आपको पता है, झांसी, मुरादाबाद तथा उत्तराखंड के 2 जनपदों में खोला गया है। तो उत्तराखंड का तो नहीं, लेकिन अपने उत्तर प्रदेश के 10 जनपदों का नाम आप याद रखिएगा। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे जिला चिकित्सालय पर। जिला चिकित्सालय पर बढ़ने से पहले एक बार फिर से मैं बता दूं कि मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र ऑप्शन में पूछता है कि कहाँ पर मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र है। तो अगर आपको इन जनपदों का नाम याद रहेगा तभी आप ऑप्शन सही करके आ पाएंगे। अब इसके बाद देखिए जिला चिकित्सालय, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, वह किस लिए होता है और क्या कार्य करता है, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जितने भी बच्चे हैं, श्रवण दोष वाले, वाक दोष वाले, दृष्टि दोष वाले, अस्थि दोष वाले, चर्म रोग वाले, आनुवांशिक, ये सभी का इलाज कहाँ पर होगा, जिला चिकित्सालय में ही होगा। तो इसीलिए जिला चिकित्सालय की कार्यप्रणाली, जिला चिकित्सालय के बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और ऐसे बच्चे विद्यालय में आते हैं तो ऐसे बच्चों की चिकित्सा कैसे सही से हो, यह भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए सरकार ने प्रत्येक जिले में जिला चिकित्सालय की स्थापना की है। ये चिकित्सालय समय समय पर छात्रों को विशिष्ट बीमारियों का इलाज कर उन्हें एक अच्छा जीवन व्यतीत करने का परामर्श देते हैं। जिला चिकित्सालय में मानव समस्या से संबंधित सभी विभाग होते हैं। विद्यालय में आने वाले छात्र प्रतिभावान होते हुए भी शारीरिक रूप से विकलांग हो सकते हैं और कम बुद्धि के साथ पूर्णतः स्वस्थ हो सकते हैं। अतः चिकित्सालय के विभिन्न विभाग ऐसे बच्चों का अध्ययन अत्यंत कुशल डॉक्टरों की सहायता से करते हैं। जिला चिकित्सालय में जिन रोगों का निदान संभव है वो निम्नलिखित। ऑलरेडी आपने देख लिया, ऐसे बच्चे जो सुन नहीं सकते, ऐसे बच्चे जो देख नहीं सकते, जो सही से बोल नहीं सकते, जिनकी हड्डियों में कोई प्रॉब्लम है, चर्म रोग है यानी कि चमड़े से संबंधित कोई रोग है, आनुवांशिक रोग है, तो इन सभी का इलाज कहाँ होगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। जिला चिकित्सालय में उपयुक्त रोगियों का इलाज होता है और इनसे संबंधित रिपोर्ट भी तैयार की जाती है। तो इस तरीके से जो जिला चिकित्सालय होता है वह इन रोगों के रोकथाम एवं छात्रों के बेहतर भविष्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, डाइट की क्या भूमिका है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप सभी लोग इससे परिचित हैं। आप लोग डाइट में क्या क्या चीजें होती है, डाइट का फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है, ये तो आपको पता ही है। और इसकी स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत की गई थी। और इसकी स्थापना हुई कब थी, 1987 में हुई थी। लेकिन इसकी चर्चा कब हुई थी, 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में हुई थी और स्थापना 1987 में हुई थी। ठीक है, अब देखिए इसके कार्य क्या क्या होते हैं। अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाता है यहाँ पर। इसके अलावा जो ट्रेनिंग होती है प्रशिक्षुओं की, वो तो आपको पता ही है कि सेवा पूर्व ही ट्रेनिंग होती है, या फिर ये कहें कि ऐसे बच्चे जो शिक्षक बनना चाहते हैं वो आकर के यहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं। और शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान तथा प्रयोग परीक्षण हेतु भी कार्यक्रम यहाँ पर संचालित किए जाते हैं। और यहाँ पर दोस्तों मुख्य रूप से आप देखिए जिला शिक्षा बोर्ड को समय समय पर परामर्श देना भी, यह भी काम है डाइट का। प्राथमिक विद्यालयों, अपर प्राथमिक विद्यालयों, अनौपचारिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम हेतु मूल्यांकन केंद्र के रूप में कार्य करता है। डाइट जो होता है यह मुख्य रूप से प्राथमिक विद्यालयों के लिए ही बनाया गया था। प्राथमिक शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए ही बनाया गया था, तो इसलिए इसकी नजर हमेशा प्राथमिक विद्यालय पर होती है। और जो उच्च प्राथमिक विद्यालय है उन पर भी, उनकी शिक्षा व्यवस्था पर भी डाइट के जो प्राचार्य होते हैं उनका काम होता है कि शिक्षा व्यवस्था को जाकर के देखना। इसके अलावा प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों के निदेशकों तथा पर्यवेक्षकों के लिए सेवारत प्रवेश तथा सेवा प्रशिक्षण सतत शिक्षा की व्यवस्था करना। ऐसे लोग जो प्रौढ़ हो चुके हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था करना भी डाइट
की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब इसके बाद आते हैं पर्यवेक्षण पर। दोस्तों पर्यवेक्षण कुछ अलग नहीं होता, ये निरीक्षण की तरह ही होता है। इसमें भी क्या होता है कि दूसरों के कार्यों का हमको अवलोकन करना होता है। जैसे निरीक्षण, कोई विद्यालय में कोई अधिकारी आ गया तो वो निरीक्षण करने आया है स्कूल का, किस तरीके से व्यवस्था का ऑपरेशन कायाकल्प कितना हुआ, या इस तरीके से स्कूल में कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं या कौन कौन सी व्यवस्थाएं नहीं है जिनको अच्छा करना, तो ये पर्यवेक्षण के अंतर्गत ही आता है। और इसमें जो पर्यवेक्षण की विशेषताएं होती है, जो व्यक्ति आया रहता है पर्यवेक्षण के लिए वह नवीन विधियों का भी जानकारी देता है, नवीन उपकरणों का प्रयोग करके वो बताते हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। आप कह सकते हैं कि पर्यवेक्षण की भूमिका डाइट में भी बहुत सारे पर्यवेक्षक होते हैं जिनका काम होता है विद्यालय में जाकर के नई नई शिक्षण तकनीकों को बताना, शिक्षकों को शिक्षण के उपकरणों का प्रयोग करना सही प्रकार से बताना, ये भी पर्यवेक्षण के ही अंतर्गत आता है। यानी कि पर्यवेक्षण केवल और केवल जरूरी नहीं है कि जो अधिकारी आए हैं निरीक्षण करने के लिए वही करें, बल्कि जो डायट से पर्यवेक्षक जाते हैं उनका भी यही काम होता है। विद्यालय में कौन कौन से संसाधन मौजूद है, कौन कौन से संसाधनों की जरूरत है, यह भी वह बताते हैं। और किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था को और अच्छा बनाया जाए, यह भी उनका प्रयास होता है। ठीक है, अब देखिए पर्यवेक्षण की आवश्यकता क्यों होती है। यह विद्यालय में होने वाली गतिविधियों का मूल्यांकन करने में मदद करता है। विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों की कार्यकुशलता को बढ़ाने हेतु पर्यवेक्षण बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा कुछ अध्यापकों व मुख्य अध्यापकों को अपनी गतिविधियों का कुशलता पूर्वक संचालन करने हेतु मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है और पर्यवेक्षण इसकी पूर्ति करता है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, इसके बाद आपका ये पूरे का पूरा जो पेपर है आपका यहाँ पर खत्म हो गया और आप सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस भी आसानी से आ रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य क्या है। निर्देशन देना, प्रशिक्षण देना, शोध कार्य करना या ये सभी। तो आपने देखा था कि मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश जो है इसका जो कार्य है निर्देशन देना भी है, शोध कार्य भी है और प्रशिक्षण देना भी है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है उपरोक्त सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है। तो उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, यानी कि अब इसको हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। आप देखिए 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन मैंने इसमें कराए हैं आप लोगों को इस पूरे पेपर में आपने देखा होगा सब पूछे हुए क्वेश्चन है। फिर इसके बाद हम आगे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है विद्यालय में बाल अवरोध की समस्या को रोकने में प्रमुख रूप से सहायक है शिक्षक, अभिभावक, निर्देशक या निर्देशन एवं परामर्श। दोस्तों विद्यालय में बाल अवरोध की समस्या को रोकने में सबसे अधिक प्रभावी है निर्देशन एवं परामर्श। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए परामर्श से संबंधित जो जिले की विशेषज्ञ समिति होती है, आपको पता है जिले में जो भी प्रॉब्लम होती है वो बच्चों को हम कहाँ दिखाने ले जाते हैं, जिला चिकित्सालय में। तो जिला चिकित्सालय में कौन होता है, जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी कि सीएमओ, चीफ मेडिकल ऑफिसर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए से 2016 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया, 2016 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। फिर है समुदाय का अर्थ कितने शब्दों से मिलकर के बना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है 4, 2, 3 या फिर तुम से कोई नहीं, राइट आंसर है 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। फिर है क्वेश्चन नंबर 6 मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ स्थित नहीं है। देखिए नहीं पूछा है, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है आगरा में, दिल्ली में, लखनऊ में या कानपुर में। तो दिल्ली तो वैसे ही बाहर हो गया, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बाकी आगरा, लखनऊ, कानपुर यहाँ सभी है, बरेली में भी है, आपको पता है। तो इस तरीके से दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये पूरा विषय समझ में आया होगा और आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने कॉलेज फ्रेंड्स को शेयर करेंगे। अगर वाकई में आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। कई घंटों की मेहनत है, सिर्फ आपके लिए की गई है, तो प्लीज दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अब सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेहनत सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हो रही है और हमारा ये उद्देश्य है कि आप से जो भी बच्चा हमसे जुड़ा है उसका सपना पूरा हो, उसका उद्देश्य पूरा हो, शिक्षक बनने का सपना पूरा हो, इसीलिए आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे विषयों की मास्टर क्लास की लिंक मिल जाएगी और दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको सारे विषयों की पवन सीरीज, राजन सीरीज की वीडियोस भी मिलेंगी। तो पवन राजन की जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन हमने करवाए हैं सभी को आप सॉल्व कर लीजिए। आपको अलग से कहीं से कुछ भी खरीदने का जरूरत नहीं है, पहले भी मैंने बता दिया, कुछ भी अलग से खरीदने की कोई जरूरत है ही नहीं। तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, वीडियो पर कमेंट करिए अगर आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा हो और आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो। वीडियो में पूरा अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे चैनल से बने रहिए, सारे वीडियोस को देखते रहिए और जहां कहीं कोई भी समस्या आए हमसे बताते रहिए। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों प्लीज इस वीडियो को अपने कॉलेज ग्रुप में जरूर फैला दीजिए और अगर मेरी मेहनत अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा और सारे वीडियोस की लिंक आपको मिल जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग चैनल से बने रहोगे और सारे वीडियोस को देखोगे। और यहाँ पर आपका ये पूरा पेपर था समावेशी शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा।
निर्देशन एवं परामर्श इसका आज द एंड कर दिया मैंने और ये पूरा कंप्लीट हो गया। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये पूरा क्लास अच्छा लगा होगा और आप लोग इसी चैनल से बने रहेंगे और सारे वीडियोस को देखेंगे। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शेयर करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपने वीडियो को शेयर किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये जान के कि आपने कॉलेज के ग्रुप में इसको शेयर किया है। तो मिलते हैं वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा और ऐसे चैनल से बने रहिएगा। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों।